कैसे होगी। और उसके अलावा अगर हम कोई भी नॉन कंप्लाइंस करते हैं बीइंग एन आईएसडी और अ रिसीवर ऑफ कॉमन इनपुट क्रेडिट, तो उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं लॉ में। उसके अलावा प्रवीण जी ने मुझे कहा था कि थोड़ी बहुत केस स्टडीज कवर करनी है, तो मैंने कुछ चार पांच एक बेसिक सी केस स्टडीज तैयार करी हैं कि एटलीस्ट हम कॉन्सेप्चुअली समझ जाएं कि जो आईएसडी का कॉन्सेप्ट है क्या इनफैक्ट। और उसके अलावा लास्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि आईएसडी मैंडेटरी तो हो गया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। रजिस्ट्रेशन तो ले लिया है टैक्स पेयर्स ने, बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे जाना कैसा है, वे फॉरवर्ड क्या है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा इनफैक्ट। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आज का है वो है इंट्रोडक्शन टू आईएसडी कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन। देखिए, आईएसडी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आईएसडी कम से कम 20 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। सर्विस टैक्स रजीम और एक्साइज रजीम से उठ के आया वाला कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जो आईएसडी का कॉन्सेप्ट था वो प्री जीएसटी रेजीम से कैरी फॉरवर्ड है टू जीएसटी रेजीम। सबसे पहले रूल 2, सब रूल एम और रूल 7 जो थे हमारे स्टैंडर्ड क्रेडिट रूल्स के जो रूल्स थे, उसके अंदर आईएसडी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जब जीएसटी आया तो ये कॉन्सेप्ट रिटेन कर लिया गया विद सम माइनर मॉडिफिकेशंस। एंड देयर आफ्टर 1/4/2025 से ये मैंडेटरी कर दिया गया है उन सब टैक्स पेयर्स के लिए जिनके मल्टीपल स्टेट्स में बेसिकली ब्रांच ऑफिस हैं या जो भी बेसिकली सप्लाई का काम कर रहे हैं। सो आईएसडी चाहिए क्यों, क्या कॉन्सेप्ट, आई मीन क्या क्यों फ्रेमवर्क, आईएसडी का फ्रेमवर्क गवर्नमेंट क्यों लेके आई। सो बेसिकली देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनका हेड ऑफिस एक स्टेट में लोकेटेड है, लेकिन वो जो हेड ऑफिस है, आई मीन कॉर्पोरेट ऑफिस, वहां से कोई भी सप्लाई का काम नहीं होता। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे कॉमन खर्चे होते हैं जो कि वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका जीएसटी, जिनका इनपुट इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि आपका ऑडिट फीस हो गया, एडवर्टाइजमेंट फीस हो गया, मार्केटिंग फीस हो गया, लीगल फीस। तो इनकी पेमेंट्स क्या होती है, हेड ऑफिस प्रोसेस करती है, कोई भी स्पेसिफिक ब्रांच इसको प्रोसेस नहीं करती। तो होता क्या है, करते 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 क्योंकि वो सप्लाई नहीं कर रही है आपका हेड ऑफिस, तो जो सारा क्रेडिट है वो इकट्ठा होकर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसी वजह से क्या है, एक्यूमुलेशन दूर करने के लिए गवर्नमेंट इस कॉन्सेप्ट को लेके आई थी सर्विस टैक्स regime में। क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, प्रॉब्लम कम से कम 20 साल पुरानी है। सो उन टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया गया था कि किसी भी कंपनी का एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट ना हो उसके हेड ऑफिस में। और जो भी वो आउटपुट टैक्स पे कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस में या किसी भी फैक्ट्री या किसी भी बिजनेस में, वो जहां जहां से वो पे कर रहे हैं उसको वो यूज कर पाए इनफैक्ट। तो जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, आईएसडी एक लेगेसी कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बताया। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज यूज अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। किसी भी कंपनी का हेड ऑफिस एक स्टेट में लोकेटेड है, वहीं से उसकी वो उसको सारे बिल्स आते हैं फॉर इट्स सॉफ्टवेयर ऑडिट फीस, और वहीं से उसकी पेमेंट प्रोसेस होती है। विदाउट अगर आईएसडी होता क्या है कि आईटीसी जो है वो एक्यूमुलेट होता है और ब्लॉक्ड होता है, देर बाय बिकमिंग अ कॉस्ट टू द कंपनी। सो आईएसडी फ्रेमवर्क से लीगल जो क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं इनफैक्ट। क्योंकि जो भी कॉमन एक्सपेंडिचर एक कंपनी में आया है जो सारे यूनिट्स को बिलोंग करता है, वो हम आगे अपोर्शन कर सकते हैं उन यूनिट्स पे जो उसको कंज्यूम कर रही है बेसिकली। देखिए, जीएसटी बेसिकली एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि अगर एक दिल्ली में मेरा हेड ऑफिस है, वहीं पे मुझे सारे कॉमन सर्विसेज के इनवॉइसेस आ रहे हैं, तो टेक और जो वाली सर्विसेज हैं वो कंज्यूम भी बाकी ब्रांचेस कर रही हैं। तो हो क्या रहा है कि जो वो क्रेडिट है वो सिर्फ दिल्ली के ऑफिस को ही कहीं ना कहीं मिल रहा है, बाकी स्टेट्स को नहीं मिल पा रहा है इनफैक्ट, जो उसके असली हकदार हैं। तो क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसी वजह से आईएसडी का कॉन्सेप्ट जो है वो इनके सिस्टम में फिट बैठता है। अच्छा, सबसे जरूरी बात जो कि मैंने बोली, कॉमन इनपुट सर्विसेज। जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सिर्फ इनपुट सर्विसेज का होगा। जो आप गुड्स या कैपिटल गुड्स का इनपुट का क्रेडिट ले रहे हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, भले ही वो कॉमन हो या ना हो। सो सिर्फ जो इनपुट सर्विसेज हैं उसी का क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज आईएसडी। सो नटशल में आईएसडी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि डिजाइन किया गया है टू स्ट्रीमलाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी फॉर टैक्स पेयर्स हु आर ऑपरेटिंग अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। सो आईएसडी क्या करता है, एक टैक्स पेयर है दैट रिसीव्स इनवॉइसेस फॉर इनपुट सर्विसेज जो उसकी ब्रांचेस यूज करती हैं अंडर सेम पैन। और आईटीसी जो होगा वो सेम पैन को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और आईएसडी जो है वो कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं करती या कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करती। आईएसडी का सिर्फ सोल मोटिव जो है
वो है आपका सिर्फ क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जैसे कि मैंने बोला, आप ये एक पिक्टोरियल डायग्राम दे सकते हैं कि एक आईएसडी है, उसको बहुत सारे टैक्स इनवॉइसेस आए फॉर इनपुट सर्विसेज, जो कि उसने अपने ब्रांचेस के बिहाफ पे रिसीव करा है अंडर सेम पैन। सो आईएसडी उसको रिसीव करेगा। उसके अलावा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आईएसडी इनवॉइसेस इशू करके वो क्रेडिट को बांटेगा टू इट्स डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन। जैसे कि एग्जांपल में एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस एक बॉम्बे में लोकेटेड है, और उसकी सेवरल अदर ब्रांचेस हैं अदर स्टेट्स में। सो जो भी वो इनवर्ट इनवॉइसेस इनपुट सर्विसेज का रिसीव करेगा हेड ऑफिस में, वो सर्विसेज वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा उन यूनिट्स को जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। So accordingly, head office can distribute input GST credit among different branches under the ISD mechanism so that there is no accumulation of credit for the company. So ये जो कॉन्सेप्ट है एज अ होल स्टिल आ गया है कि कोई भी accumulation ना हो फॉर द कंपनी एज अ होल। सो क्वालिफाइंग कंडीशंस क्या है, एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने डिस्कस करा कि आईएसडी एक सेंट्रल ऑफिस है, हेड ऑफिस है टैक्स पेयर का। उसके अलावा वो जो हेड ऑफिस है वो इनपुट सर्विसेज के इनवॉइस रिसीव करता है जो कि मल्टीपल ब्रांचेस अंडर सेम पैन यूज कर रही हैं। उसके अलावा वो उसको यूज नहीं करता, बट एक पास थ्रू एजेंट या चैनल के माध्यम से उस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू इट्स ब्रांचेस अंडर सेम पैन। वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होता है आईएसडी इनवॉइस इशू करने में। तो जो भी क्रेडिट आएगा आईएसडी के पास, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आईएसडी इनवॉइसेस के थ्रू। सो हमारी तीन क्वालिफिकेशन कंडीशन हो गई। सबसे पहले तो ये कि टैक्स पेयर जो है उसके मोर देन वन जीएसटी रजिस्ट्रेशन है इन डिफरेंट, जीएसटी इन अंडर अ कॉमन पैन हो, उसकी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन हो, तो आईएसडी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो भी आपका हेड ऑफिस है वो इनवॉइसेस रिसीव करे टुवर्ड्स कॉमन इनपुट सर्विसेज, और वो जो सर्विसेज हैं, वो जो उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, वो उसको कंज्यूम या यूज कर रहे हो इनफैक्ट। तो अगर ये तीन कंडीशन आपकी क्यूमुलेटिवली फुलफिल होती हैं, तो किसी भी टैक्स पेयर को आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा 1/4/2025 से। सो जो जो टैक्स पेयर्स जिन जिन के ऊपर ये वाली प्रोविजन एप्लीकेबल है, वो कहीं ना कहीं इसको एक बार असेस कर लें और ये असरटेन कर लें कि क्या उनके ऊपर आईएसडी एप्लीकेबल है या नहीं है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो आईएसडी के हैं वो हैं ऑडिट फीस, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया सर्विसेज, लीगल कंसल्टेंसी, क्लाउड सर्विसेज, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये कुछ जो कॉमन सर्विसेज हैं, ये एज अ एक कंपनी एज अ होल लेती है अपनी, बेसिकली अपने हेड ऑफिस के लिए और ब्रांचेस के लिए। तो अगर कोई भी कंपनी जिसके मल्टीपल स्टेट्स में ऑफिसेज हैं और सेंट्रलाइज्ड ऑफिस में वो ये सर्विसेज रिसीव कर रही हैं, तो देयरफॉर उनको आईएसडी लेना पड़ेगा टू डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी ऑफ जीएसटी ऑन सच सर्विसेज। सो मैंने एक छोटा सा डिस्टिंक्शन बनाया है कि आईएसडी अंडर प्री जीएसटी रिजीम क्या था और अंडर जीएसटी रिजीम क्या है। सो प्री जीएसटी रिजीम में, एक्साइज और सर्विस टैक्स रिजीम में, आईएसडी जो था वो एक ऑफिस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस के ऊपर एक आईएसडी की रजिस्ट्रेशन ली जा सकती थी। सो मैन्युफैक्चरर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, उसके ऊपर एक ऑप्शन दिया गया था कि वो एज अ आईएसडी रजिस्टर कर ले। सो किसी भी ट्रेडर के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो अपने आप को एज अ आईएसडी रजिस्टर कर ले, जो भी कॉमन इनपुट सर्विसेज उसके पास आ रही है बांटने के लिए। लेकिन जीएसटी आने के बाद, क्योंकि मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सभी सप्लायर हैं, तो इसी वजह से जो आईएसडी है वो कोई भी सप्लायर ले सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, प्रोवाइडेड उसके डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो। पहले के टाइम में भी, प्री जीएसटी के टाइम में भी, सिर्फ इनपुट सर्विसेज का ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड था। आज की डेट में जीएसटी में भी सिर्फ जो इनपुट सर्विसेज का आईटीसी है वही अलाउड है। पहले के टाइम में कोई सेपरेट आईएसडी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं थी। एज पर जीएसटी लॉ एक सेपरेट आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल जीएसटीएन। सो जो कंपनीज जिनके ऊपर आईएसडी का प्रोविजन अप्लाई होता है, उनको अपने हेड ऑफिस के लिए एक सेपरेट आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सो
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आईटीसी जो होगा, जो कॉमन सर्विसेज का आईटीसी है, वो सेम पैन पे डिफरेंट जीएसटीएन हैं, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा इनफैक्ट। उसके अलावा जो हमारा रिटर्न फाइलिंग है, आईएसडी को पहले के टाइम में SC3 रिटर्न फाइल करनी होती थी टू डिस्ट्रीब्यूट दी आईएसडी क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट जो था, वो रिटर्न 6 महीने में जाती थी। आज की डेट में जो GSTR 6 है, जो जीएसटी आईएसडी के लिए बताई गई है, वो फाइल करना जरूरी है टू डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी टू ऑल इट्स ब्रांचेस। सो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट और एवोल्यूशन डिस्कस करा कि आईएसडी का कॉन्सेप्ट और एवोल्यूशन क्या है, इसकी जरूरत क्या है, क्या क्या बेसिक कंडीशंस हैं जो फुलफिल होती हैं, जो अट्रैक्ट करती हैं कि किसी भी टैक्स पेयर को आईएसडी लेना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या हैं जीएसटी एक्ट के अंदर, जो कि आईएसडी को गवर्न करते हैं। तो देखिए, आईएसडी के ऊपर बेसिकली चार चीजें हैं, चार प्रोसेस हैं। सबसे पहले आईएसडी को ये असेस करना है कि उसको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है, तो आईएसडी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो कॉमन इनपुट सर्विस है, सेकंड स्टेप में उसको कॉमन इनपुट सर्विस का क्रेडिट जो है वो रिसीव करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको एक आईएसडी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। वो इनवॉइस इशू करने के बाद वो रिटर्न फाइल करेगा, सो दैट उसकी ब्रांचेस को एक जो क्रेडिट है उसका बेनिफिट मिल जाए। देखिए, जो जो सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आईएसडी के आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, सबसे पहले तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 61, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ आईएसडी दी गई है। उसके अलावा सेक्शन 20 जो बैकबोन है आईएसडी का, जो कि बताता है कि मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय आईएसडी, ये रेडविल रूल 9, ये जो बैकबोन प्रोसीजर्स हैं आईएसडी के, जो कि आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कब होगा, कौन सा क्रेडिट कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, एलिजिबल क्रेडिट का क्या होगा, इनएलिजिबल क्रेडिट का क्या होगा, टर्नओवर क्या मानी जाएगी। तो ये सब जो मैकेनिज्म है वो सेक्शन 20 रेडविल रूल 39 में दिया गया है, जिसको आप लोग रेफर कर सकते हैं और जिसका डिस्कशन मैंने भी अपनी आगे स्लाइड्स में कर रखा है। उसके अलावा दो और प्रोविजंस हैं जो कि जानना बड़ा जरूरी है। एक तो रूल 54 है, जो कि बताता है कि टैक्स इनवॉइसेस, एक आईएसडी को टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करना है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। उसके अलावा सेक्शन 24 सब क्लॉज 8 में लिखा है कि आईएसडी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है इनफैक्ट। ये सारे प्रोविजंस और रूल्स जो हैं वो आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे कोई भी आईएसडी के बारे में कंप्लाइंस करते वक्त, या उसके बारे में कुछ भी चीज समझने के लिए ये प्रोविजन जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आईएसडी की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 में दी गई है। 1 अप्रैल 2025 से पहले की एक डेफिनेशन थी, जो जो कि अमेंड हुई आईएसडी की। पहले मैं डिस्कस करूंगा कि 1 अप्रैल 2025 से पहले डेफिनेशन क्या थी। पहले की डेफिनेशन जो थी वो कहती थी कि आईएसडी मींस एन ऑफिस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which receives tax invoices issued under Section 31 towards the receipt of input services and issues a prescribed document for the purpose of distributing the credit of central tax, state tax, integrated tax, or UGST on the said services to a supplier of taxable goods or services or both having the same PAN of the said office. आईएसडी बेसिकली प्री अमेंडमेंट जो डेफिनेशन थी वो ये बोलती थी कि आईएसडी एक ऑफिस है सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, जो कि टैक्स इनवॉइस रिसीव करता है सेक्शन 31 में जो इशू होते हैं टुवर्ड्स इनपुट सर्विसेज। जो भी सेक्शन 31 के अंदर उनको इनपुट सर्विसेज के इनवॉइस इशू हो रहे हैं वो रिसीव करें, और देयर आफ्टर वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड एसजीएसटी टू द सप्लायर ऑफ गुड्स अंडर सेम पैन। ये कंडीशन थी बेसिकली, जो आईएसडी की डेफिनेशन के अंदर पांच चीजें थी कि अगर ये पांच चीजें हो रही होंगी तो आप ऐसा आईएसडी रजिस्टर कर सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन था। 1 अप्रैल 2025 से आईएसडी मैंडेटरी नहीं था, कोई भी कंपनी के हेड ऑफिस के पास ऑप्शन था टू रजिस्टर एज एन आईएसडी अगर वो आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है। आईएसडी मैंडेटरी नहीं था, आईएसडी एक ऑप्शनल था। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया था जो प्रवीण जी ने अभी मेंशन करा, सर्कुलर नंबर 199, जो कि कहता था कि अगर आईएसडी के मैकेनिज्म के थ्रू अब आप इनपुट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो आप क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म से भी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जो भी कॉमन इनपुट सर्विसेज कोई भी हेड ऑफिस इशू कर रहा है,
सो आईएसडी के रूट के थ्रू नहीं, वो क्रॉस सर्च मैकेनिज्म के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्रॉस सर्च का मतलब ये हो गया कि वो बेसिकली टर्नओवर के बेसिस पे जो भी आईटीसी है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने ब्रांचेस को, और वो इनवॉइसेस जो है वो अपने जीएसटीआर उनमें दिखा दे। साइमल्टेनियसली ब्रांच ऑफिस को जीएसटीआर 2A 2B में वो रिफ्लेक्ट करेगा और वो आईटीसी ले पाएगा। सो क्रॉस चार्ज बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, जहां पे सिर्फ हेड ऑफिस को एक इनवॉइस इशू करना था अपनी ब्रांचेस को, जो जो कॉमन इनपुट सर्विसेज ले रहा है। एंड इस दौरान आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था। सो 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले आप क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म यूज करके अपना जो भी क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट था, वो हेड ऑफिस बांट सकता है टू दी ब्रांच ऑफिस यूजिंग द क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म। 1 अप्रैल 2025 से ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। क्रॉस सर्च मैकेनिज्म इज नॉट मोर एप्लीकेबल। आपको अगर कोई भी इनपुट बांट रहा है, वो आपको सिर्फ आईएसडी से बांटना पड़ेगा। सो जो अमेंडेड डेफिनेशन है, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो डेफिनेशन क्या बोलती है। सो जो अमेंडेड डेफिनेशन है वो कहती है कि आईएसडी मींस एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which receives tax invoice towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9 of the CGST Act, section 5 of the IGST Act, for in behalf of distinct person and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20। सो देखिए, जो हमारी अमेंडेड डेफिनेशन है वो थोड़ी वाइड कर दी गई है और थोड़ी और क्लैरिटी लाई गई है इस डेफिनेशन के अंदर, जो कि कहता है कि आईएसडी बेसिकली एक ऑफिस है सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स का, जो कि टैक्स इनवॉइस रिसीव करता है टुवर्ड्स रिसिप्ट ऑफ इनपुट सर्विसेज, इंक्लूडिंग इनवॉइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल, for on or on behalf of distinct person liable to distribute ITC in respect of such invoices in the manner provided in section 20। सो देखिए, प्री और पोस्ट के बीच में जो अमेंडमेंट आया है वो क्या अमेंडमेंट है, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जो रेफरेंस था सेक्शन 31 का, वो ओमिट कर दिया गया। अब सिंपली ये बोला गया है कि जो भी टैक्स इनवॉइस होगा टुवर्ड्स इनपुट सर्विसेज, वो आईसी की डेफिनेशन में डाल दिया गया है। उसके अलावा जो आरसीएम के इनवॉइसेज हैं वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। सो पहले एक ग्रे एरिया था जीएसटी आईएसडी के अंदर कि क्या आईएसडी जो है, क्या वो आरसीएम का जो इनपुट है उसको बांट पाएगा नहीं बांट पाएगा। तो अभी जो डेफिनेशन आई है उसमें बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि जो भी आरसीएम, कॉमन आरसीएम के इनवॉइसेज होंगे, वो भी आईएसडी उसको बांट पाएगा अपनी ब्रांचेस को इनफैक्ट। सो ये क्लैरिटी डाल दी गई है 1/4/2025 से आईएसडी की डेफिनेशन में कि जो कॉमन आरसीएम के इनवॉइसेज होंगे इनपुट सर्विसेज के, वो भी एलिजिबल होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट टू दी ब्रांचेस। उसके अलावा सेक्शन 20 का एक रेफरेंस दे दिया है आईएसडी की डेफिनेशन में, पहले रेफरेंस नहीं था। ये बोल दिया गया कि जो भी क्रेडिट बटेगा वो जो भी सेक्शन 20 का मैनर है उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट बांटने का जो मैनर है वो सेक्शन 20 में प्रोवाइड किया गया है, वहां से रेफर कर सकते हैं कि हमने क्रेडिट बांटना कैसे है। सो इफेक्टिव April 1 2025 से अब ये मैंडेटरी हो गया है कि कोई भी इनपुट, कॉमन इनपुट सर्विसेज का अगर टैक्स इनवॉइस कोई भी हेड ऑफिस रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको आईएसडी लेना है और उसको देयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट करना है आईटीसी। सो देयरफॉर द ऑप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉमन आईटीसी थ्रू क्रॉस चार्ज, दैट इज व्हिच आई टोल्ड यू इशूइंग टैक्स इनवॉइसेस, इज नो लॉन्गर द प्राइमरी मैकेनिज्म, एंड क्रॉस चार्ज वाज ओनली अलाउड टिल March 31 2025। तो अब 1/4/2025 से ये बड़ा क्लियर है कि क्रॉस चार्ज नहीं है, और आपको सिर्फ जो क्रेडिट बांटना है वो अपना आईएसडी के थ्रू ही बांटना है, आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेके। So, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन किसकी लायबिलिटी है, उसका प्रोसीजर क्या है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है इनफैक्ट। सो आईएसडी लेने के लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। जैसे कि सेक्शन 24 जो है वो बात करता है कि कौन कौन सी टैक्स पेयर्स को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सेक्शन 24 सब क्लॉज 8 जो है वो क्लियरली बात करता है कि कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, मतलब कोई टर्नओवर जरूरी नहीं है आईएसडी के लिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन मल्टीपल स्टेट्स में है, आप ऑपरेट कर रहे हो मल्टीपल स्टेट्स में, और कॉमन इनपुट सर्विसेज जो है हेड ऑफिस में आ रहे हैं, तो आपको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट।
तो जो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो वही है सेम जो हमारा नॉर्मल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन होता है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। सो जो हमारा फॉर्म जीएसटी REG 01 है वही फाइल होगा जीएसटी कॉमन पोर्टल में, सेम जो हम नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए यूज करते हैं। सो किसी भी सिंगल स्टेट में आईएसडी जो है वो एक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता, किसी भी स्टेट में वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है। हाँ ये जरूरी है कि किसी और लोकेशन में डिफरेंट स्टेट में वो एज अ आईएसडी रजिस्टर कर सकता है। मान लेते हैं एक कंपनी के दो हेड ऑफिस हैं, एक दिल्ली में और एक बॉम्बे में, बाकी उसकी और मल्टीपल इंडिया इंडिया में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो वो दोनों ही दिल्ली और बॉम्बे में एज अ आईएसडी रजिस्टर कर सकता है अगर वो कॉमन इनपुट सर्विसेज के इनवॉइसेस रिसीव कर रहा है तो। ये देखिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप एक आईएसडी रजिस्ट्रेशन का एक वो बनाया है कि हम आईएसडी को एज अ आईएसडी रजिस्टर कर कैसे सकते हैं। तो जीएसटी पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उस वहां पे आपको एज अ आईएसडी चूज करना है। करंटली जब आप टैक्स पेयर नॉर्मल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन लेते हैं एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, तो आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर करते हैं, अब आपको एज अ आईएसडी रजिस्टर करना है। तो पार्ट ए के अंदर उसके बाद आपको बिजनेस डिटेल डालनी है, जो भी लीगल नेम है, ट्रेड नेम है, ईमेल, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, वो डालना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद आपका टीआरएन जनरेट होगा, और उसके बाद आपको पार्ट बी भरना है। पार्ट बी भी सेम है, जहां पर एडिशनल डिटेल होती है आपकी, जो भी बेसिकली एड्रेस हो गया, प्रमोटर, पार्टनर, ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल हो गई, बैंक अकाउंट डिटेल हो गई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस हो गया, और जो भी आपके फोटोज हो गई, ऑथराइजेशन, वो सब आपको सिमिलरली अपलोड करना पड़ेगा फॉर द आईएससी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद डीएससी या ईवीसी से, ओटीपी से आप उसको एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। देर आफ्टर आप आधार ऑथेंटिकेशन करके एआरएन जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट होगा वो प्रोसेस करवाना होगा रेलिवेंट ऑफिसर से, जो भी जाके अपने रेंज या वार्ड में। उसके बाद आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ जाए, आईएससी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। सो जैसे जैसे कि मैंने आपको बोला, सिर्फ एक जो बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल टैक्स पेयर और आईएसडी के टैक्स पेयर में, वो है सीरियल नंबर 14 ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 1, जहां पर हमें एज अ आईएसडी रजिस्टर करना होगा इंस्टेड ऑफ एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर इनफैक्ट। सो ये चेंज जब भी हम आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम एज अ आईएसडी अपने आप को रजिस्टर करें इन फॉर्म जीएसटी REG 01। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सेम ही है। एडिशनल डॉक्यूमेंट जब आप आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको एक जो रेगुलर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है वो रखनी पड़ेगी। उसके अलावा पैन कार्ड हो गया, आपका बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी एमओए है, एओ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के केस में आपको एक उनकी पार्टनरशिप डीड रखनी पड़ेगी। उसके अलावा एड्रेस के लिए भी आपको सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल डीड या कोई भी ओनरशिप डॉक्यूमेंट है वो आप रख सकते हैं। प्रमोटर और ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल भी सेम, डॉक्यूमेंट्स भी सेम है। आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ, और जो भी ऑथराइजेशन लेटर होगा सिग्नेटरी का वो आपको लगाना है। और बैंक अकाउंट डिटेल में भी सेम बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक लगानी है। सो मोटा मोटी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है रजिस्ट्रेशन में, सेम ही है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। सिर्फ एक जो चेंज है वो ये है कि आपको एज अ आईएसडी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि मैनर ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा बैकबोन है आईएसडी का, कि क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे है, मतलब इनपुट सर्विसेज का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेन हमारे प्रोविजन है वो सेक्शन 20 है और रूल 39 है, जिसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि हमने कैसे कैसे क्रेडिट को बांटना है और कैसे कैसे क्रेडिट को लेना है, कैसे कैसे रिटर्न फाइल करनी है, किस रेशो में बांटना है, और एलिजिबल इनएलिजिबल कैसे बांटना है। वो सारा जो भी मैकेनिज्म है वो सेक्शन 20 रेडविल रूल 39 के अंदर दिया गया है इनफैक्ट। सो जो की कंडीशंस हैं बांटने के लिए आईटीसी बाय एनआईएसडी, वो मैंने स्क्रीन पे एक समरी बनाई हुई है। तो सबसे पहले जो आईएसडी होगा वो क्रेडिट को रिसीव करेगा। तो जो भी टैक्स पेयर्स हैं जिनके पास भी आईएसडी रजिस्ट्रेशन है, वो अपना आईएसडी का जीएसटी नंबर सभी अपने कॉमन सर्विस प्रोवाइडर को दे दें, कि जो भी कॉमन सर्विस प्रोवाइडर है वो बिलिंग जो है वो आईएसडी के नाम पे कर दें। तो एक चीज जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे ही हम लोग अपना आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले लें, तो जो भी कॉमन सर्विसेज होंगी, कॉमन इनपुट सर्विसेज, उसकी जो बिलिंग होगी, जो भी आपका वेंडर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको एक आईएसडी इनवॉइस आईएसडी के नाम पे बिलिंग करे, सो दैट वो आपके आईएसडी के रजिस्ट्रेशन में ही रिफ्लेक्ट करे।
सो अभी तक क्या हो रहा था, आप जो अपना नॉर्मल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर था उस पे बिलिंग कर रहे थे, जो भी आपके ऑडिटर थे या जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर थे, लीगल सर्विस प्रोवाइडर थे, या जो भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, जो भी बेसिकली कॉमन सर्विसेज जो थी, वो अभी तक आपके पुराने जीएसटी नॉर्मल टैक्स पेयर के जीएसटी पे आ रही थी। तो सबसे पहला चेंज हमने क्या करना है रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, वो ये करना है कि जो भी हमारे कॉमन इनपुट सर्विस प्रोवाइडर हैं उसमें हम लोगों को अपना आईएसडी का नंबर अपडेट कराना है, सो दैट वो जो बिलिंग करे वो हमारे आईएसडी में बिलिंग करे इनफैक्ट। उसके बाद हम लोगों को वो जो क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय इशूइंग एन आईएसडी इनवॉइस। तो हम लोग एज आईएसडी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनपुट को, इनपुट टैक्स को, जो कॉमन इनपुट टैक्स है वो एक आईएसडी इनवॉइस के थ्रू करेंगे। तो जो जो मेरी डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे ब्रांचेस, उनके नाम पे मैं एक आईएसडी इनवॉइस इशू कर दूंगा इनफैक्ट। उसके अलावा अगर कभी भी बाद में ये पाया गया कि मेरा जो आय क्रेडिट था वो मैंने ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और वो मुझे बढ़ाना है या घटाना है, मैं उसके लिए भी एक आईएससी का क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करूंगा। जैसे अभी क्या होता है नॉर्मल केस में, अगर मान लेते हैं मैंने किसी को सर्विसेज दी, मैंने उसको 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी की सर्विस दी, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि मेरी सर्विस जो होगी, सर्विस की फी वो 90,000 की डिवाइस होगी, तो मैं बाद में क्रेडिट नोट इशू कर देता हूँ 10,000 रुपए का। सिमिलरली आईएसडी भी यही करेगा, अगर उसको बहुत वैल्यू रिड्यूस कॉम्प्लिकेटेड हो करनी है जाएगा। अपने तो क्रेडिट की जो आईएसडी के बाद डिस्ट्रीब्यूट बहुत करना है, कॉम्प्लिकेटेड हो उसके जाएगा लिए ठीक। वो एक आईएसडी क्रेडिट नोट इशू हाँ। करेगा अपनी डिस्टिंक्ट पर्सन को। उसके अलावा जो अमाउंट ऑफ आईटीसी है, जो भी हमें एक किसी भी महीने में एक आईएसडी को जितना भी क्रेडिट उसके 6A में दिखेगा, जैसे जो हमारी रिटर्न फाइल होती है वो 6 GSTR 6 से होती है, जो भी मेरे को क्रेडिट दिखता है करंटली 2B में दिखता है, ऐसे ही जो अभी करंट जो क्रेडिट दिखेगा आईएसडी को वो उसके 6A में दिखेगा इनफैक्ट। तो जितना क्रेडिट आएगा किसी भी मंथ में, आईएसडी उतना ही बांट पाएगा। सो अमाउंट ऑफ जो क्रेडिट है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द आईटीसी आईएसडी कैन नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल। तो जितना अवेलेबल है आप उतना ही अमाउंट बांट पाएंगे, उससे ज्यादा अमाउंट किसी भी महीने में नहीं बांट सकता आईएसडी। और जो जो क्रेडिट आता जाएगा उसी उसी मंथ में वो सेम क्रेडिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा इनफैक्ट। तो मान लेते हैं कि 6A के अंदर हमारे पास क्रेडिट आया 100 रुपए का, तो सेम मंथ में जो आईएसडी को क्रेडिट जो है वो आगे 6 में बांट देना है अपने रिसिपिएंट्स को। अगर वो कम बांटेगा तो सब्सिक्वेंट मंथ में वो क्रेडिट को नहीं बांट पाएगा। तो इट इज बेटर कि जितना क्रेडिट आया है उसको सेम मंथ में बांट दें इनफैक्ट। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो रूल 39 में लिखा हुआ है वो ये है कि सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी। तो मान लेते हैं कि किसी कंपनी के पास एलिजिबल और इनएलिजिबल क्रेडिट दोनों हैं, तो उसको दोनों ही बांटने हैं, एलिजिबल और इनएलिजिबल आईटीसी दोनों को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कॉलम दिया गया GSTR 6 में जहां पे लिखा हुआ है कि एलिजिबल क्रेडिट क्या होगा और मेरा इनएलिजिबल क्रेडिट क्या होगा इनफैक्ट। तो जो भी सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो करना जरूरी है आईएसडी को। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि हमने ये तो सीख लिया कि आईएसडी को क्रेडिट बांटना है, लेना है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आईएसडी को किस किस बेसिस पे बांटना है। तो 39 में लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर जो है वो क्रेडिट बांटा जाएगा। सो जो हमारा मेन थंब रूल रहेगा क्रेडिट बांटने का वो रहेगा टर्नओवर। जो भी मेरी ब्रांचेस हैं, जो भी उनकी टर्नओवर रही है, उसके बेसिस पे मैं प्रो राटा बेसिस पे इनपुट क्रेडिट को बांटूंगा इनफैक्ट। सो रूल 39 में एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है कि अगर कोई भी खर्चा, मान लेते हैं किसी भी ब्रांच का जो खर्चा है वो उसी ब्रांच को एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है, तो वो जो आईटीसी आईएसडी बांटेगा वो उसी ब्रांच को बांटेगा, उसका जो बाकी ब्रांचेस है वो हकदार नहीं होंगे। कोई भी ऐसा खर्चा, मान लेते हैं कोई भी ऐसा इनवॉइस है जो किसी स्पेसिफिक ब्रांच का आया है आईएसडी के पास, तो वो जो क्रेडिट बटेगा वो सिर्फ उसी ब्रांच को बटेगा, कोई और ब्रांच एलिजिबल नहीं होगा उसका क्रेडिट लेने के लिए इनफैक्ट। और मान लेते हैं कि आईटीसी जो है कॉमन आईटीसी वो सारी ब्रांचेस को एट्रीब्यूटेबल है, कोई भी कॉमन खर्चा, सो वो जो है वो भी सारी ब्रांचेस की टर्नओवर पे के बेसिस पे प्रोराटा बेसिस पे बढ़ेगा इनफैक्ट। सो रूल 39 के अंदर स्पेसिफिकली दिया गया है कि जिस ब्रांच के ऊपर खर्चा है आपको उसी ब्रांच पे बांटना है। सारी ब्रांचेस के ऊपर है तो सारी ब्रांच के बीच में बढ़ जाएगा जो भी कॉमन खर्चा है, जो भी कॉमन जीएसटी है इनपुट सर्विसेज का। अगर एक को एट्रीब्यूटेबल है तो एक के ऊपर बढ़ जाएगा इनफैक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा टर्नओवर है उसके बेसिस पे बांटना है अपने क्रेडिट को। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा टर्नओवर,
मान लेते हैं मैं, मेरे पास अप्रैल 2025 में कोई आईएसडी के इनवॉइसेस आए कॉमन सर्विसेज के। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया होगा कि मैं किस बेसिस पे उसको बांटूं। तो रूल 39 में लिखा गया है कि रेलेवेंट पीरियड क्या होगा बांटने का। रेलेवेंट पीरियड एक डिफाइन किया गया है। रेलेवेंट पीरियड में लिखा गया है कि इफ द रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट हैज टर्नओवर इन द स्टेट्स और यूटीज इन द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ड्यूरिंग द विच क्रेडिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड द सेट फाइनेंशियल ईयर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरी टर्नओवर मेरी ब्रांचेस की पुराने साल में रही है, मैं उस बेसिस पे जो अपना इनपुट क्रेडिट है उसको बांट दूंगा इस साल। तो इस साल का इनपुट बांटने के लिए मुझे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर है उसको कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन आईटीसी। इनफैक्ट मान लेते हैं किसी ब्रांच का टर्नओवर मेरे पास नहीं है पिछले साल का, तो उस केस के अंदर मैं जो टर्नओवर कंसिडर करूंगा वो मैं जो लास्ट क्वार्टर है, मतलब मान लेते हैं 1 अप्रैल 2025 को मैंने एक नई ब्रांच ऐड करी और पुराने साल की टर्नओवर, पुराने साल क्योंकि वो ब्रांच नहीं थी, तो इन दैट केस जो अप्रैल का खर्चा होगा मेरा, मैं उसको कॉमन इनपुट को नई वाली ब्रांच में नहीं बांट पाऊंगा। जिस जिस भी क्वार्टर की टर्नओवर मेरे पास जब आ जाएगी, मान लेते हैं अप्रैल टू जून की मेरे पास क्वार्टरली उसकी टर्नओवर आ गई, तब मैं एलिजिबल हो जाऊंगा उसको बांटने के लिए। तो अप्रैल टू जून पहले आप उसकी टर्नओवर क्रिएट करोगे, उसके बाद जो अप्रैल टू जून की क्वार्टरली डिटेल्स आएंगी आपके पास, उसके बेसिस पे आप जुलाई ऑनवर्ड्स क्रेडिट बांटना शुरू कर दोगे इनफैक्ट। सो इन दैट केस अगर किसी भी ब्रांच जो मैंने नई ब्रांच ओपन करी है, जब तक उसका टर्नओवर क्रिएट नहीं होता तब तक मैं उसको इन एलिजिबल क्रेडिट एलिजिबल क्रेडिट नहीं बांट पाऊंगा इनफैक्ट। सो लॉ में बड़ा क्लियर दिया गया है कि आपको पुराने साल की टर्नओवर कंसिडर करनी है। अगर टर्नओवर नहीं है तो उसको, जब तक टर्नओवर नहीं हो पा रही तब तक उसका क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे इनफैक्ट। सो इसके अलावा एक और मैनर है जो दिया गया है कि क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे। सो रूल 39 में ये लिखा गया है कि अगर आईजीएससी क्रेडिट कोई भी आईएसडी रिसीव कर रहा है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी ब्रांच को, चाहे वो सेम स्टेट में है डिफरेंट स्टेट में है, तो वो उसको ऐसा आईजीएसटी ही बांटना पड़ेगा। मतलब कोई भी आईजीएसटी का इनवॉइस आईएसडी को आया है, चाहे वो अपने लोकल किसी सेम स्टेट की यूनिट को बांटे या किसी डिफरेंट स्टेट की यूनिट को बांटे, तो उसको एज आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आईएसडी को एज अ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट आया, तो उस केस के अंदर अगर तो जो डिस्टिंक्ट पर्सन सेम ब्रांच ऑफिस सेम स्टेट में लोकेटेड है, तो वो एज अ एसजीएसटी और सीजीएसटी करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो ब्रांच को बांट रहा है जो कि बाहर लोकेटेड है, तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड करके एज अ आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो हमें ये नोट करना है कि अगर आईजीएसटी का क्रेडिट आया आईएसडी के पास, तो आईजीएसटी ही पड़ेगा, चाहे वो नॉम वो सेम स्टेट का ब्रांच ऑफिस है किसी और स्टेट का ब्रांच ऑफिस है। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट आया है तो वो एज अ सीजीएसटी एसजीएसटी बटेगा अगर वो सेम स्टेट की आपकी ब्रांच है, और वो आईजीएसटी बटेगा अगर वो आपकी दूसरी स्टेट की ब्रांच है। सो जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, एक टेबल मैंने बनाई है इस फॉर्मूला को इनकैप्सुलेट करने के लिए। तो मान लेते हैं कि लीगल फीस है जो एक आईएसडी रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी ब्रांच ऑफिसेज, और उस लीगल फीस पे आईजीएसटी लग के आया है, और आईएसडी लोकेटेड महाराष्ट्र में है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आईजीएसटी का क्रेडिट जो है वो एज आईजीएसटी जाएगा, भले ही मेरी यूनिट कहीं पर भी लोकेटेड है, मुझे आईजीएसटी बांटना है। तो हमारे केस के अंदर क्योंकि वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है तो हम उसको आईजीएसटी ही दिखाएंगे इनफैक्ट, भले ही वो सेम स्टेट में है तो भी आईजीएसटी ही उसको बांटना पड़ेगा आईएसटी को। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, लीगल फीस जो है वो एज अ सीजीएसटी एसजीएसटी आई है, और आईएसडी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, यूनिट भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सो इन दैट केस हम सीजीएसटी एसजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनफैक्ट, क्योंकि दोनों का सेम स्टेट है। अब ऑडिट फीस है जो आईएसडी को एज अ आईजीएसटी लग के आई है, और वो उसको एक सेपरेट स्टेट में बांटनी है, तो इन दैट केस आईजीएसटी ही लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईजीएसटी जो है वो एज अ आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इनफैक्ट। उसके अलावा मान लेते हैं कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है जिसपे आईएसडी को सीजीएसटी एसजीएसटी लग के आया इनवर्ड इनवॉइसेस पे, और जो यूनिट जिसको वो बांटना है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है डिफरेंट स्टेट में, सो इन दैट केस वो आईजीएसटी लगेगा इनफैक्ट। सो बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है क्रेडिट बांटने का, कि आईजीएसटी है तो आईजीएसटी ही लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी है तो आईजीएसटी लगेगा अगर वो किसी और स्टेट में है, सेम स्टेट में अगर ब्रांच है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा इनफैक्ट।
उसके अलावा मैंने आपको शुरू में जब मैं डेफिनेशन डिस्कस कर रहा था, मैंने एक ये चीज बताई थी दैट जो आरसीएम की इनवॉइसेज हैं, अभी तक ये एम्बिगुइटी थी जब तक डेफिनेशन अमेंड नहीं हुई थी कि आरसीएम जो कॉमन इनपुट सर्विसेज पे आरसीएम पे हो रहा है, मान लेते हैं कोई भी कंपनी एक लीगल फीस पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी ब्रांचेस, सो उस पे वो आरसीएम जमा कराती है, सो उसकी जो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। सो अभी तक तो लॉ के अंदर क्लैरिटी नहीं थी कि उसको क्या, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। बट जो अमेंडेड डेफिनेशन है वो क्लियरली ये कवर करता है कि आरसीएम का जो क्रेडिट है वो भी कॉमन इनपुट सर्विसेज का वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो आरसीएम का जो जो कॉमन क्रेडिट है, जो भी आईएसडी के पास आ रहा है कॉमन इनपुट सर्विसेज का, वो आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आईएसडी एज ए नॉर्मल टैक्स पे रजिस्टर तो है नहीं, वो टैक्स कैसे पे करेगा, क्योंकि आईएसडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है इनफैक्ट टैक्स पे करने का। आईएसडी कोई ना तो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, ना ही आरसीएम में जमा करा सकता है। सो इसके लिए क्या होगा कि जो भी हेड ऑफिस जिस भी स्टेट में रजिस्टर है, उस स्टेट को एक नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। और टैक्स पेयर को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आरसीएम के जो जो इनवॉइसेज हैं उस पे क्रेडिट जो है जो रिवर्स मैकेनिज्म के थ्रू जीएसटी जमा कराना पड़ेगा 3B में। 3B में वो क्रेडिट अवेल करेगा। उसके बाद वो जो जीएसटी नंबर है हेड ऑफिस, बेसिकली नॉर्मल टैक्स पेयर, वो अपने आईएसडी को इनवॉइस रेस करेगा टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट। सो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन आरसीएम का कैसे होगा, एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर पेमेंट करोगे आरसीएम की, क्रेडिट लोगे, उसके बाद आप आईएसडी इनवॉइस एक इनवॉइस इशू कर दोगे। देर आफ्टर आईएसडी के वो 6C में रिफ्लेक्ट करेगा, और आईएसडी जो है उसका आईटीसी ले लेगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। सो जो जो आरसीएम, अगर किसी भी आईएसडी के पास आरसीएम की लायबिलिटी है किसी भी स्टेट में और वहां पर उनकी कोई और ब्रांच नहीं है जहां से सेल या परचेज हो रहा है, सो इन दैट केस उनको एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर। सो एक एडिशनल कंप्लाइंस है जो आप लोगों को करनी पड़ेगी एज अ टैक्स पेयर, अगर कोई भी स्टेट में आप एज अ हेड ऑफिस हो बट वहां से आपकी सेल परचेज नहीं है तो इनफैक्ट। देखिए उसके अलावा आईएसडी को क्या क्या कंप्लाइंसेस करने हैं वो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि फॉर्म GSTR 6 है आईएसडी रिटर्न, जो हर आईएसडी को फाइल करनी है। तो जो भी क्रेडिट आया और जो भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो जो पूरा उसका मैकेनिज्म है वो बेसिकली आपका फॉर्म GSTR 6 है जो गवर्न करेगा। सो आईएसडी की रिटर्न जो GSTR 6 है वो एक मंथली रिटर्न है जो कि जीएसटी कॉमन पोर्टल में भरी जाएगी, और इसकी जो ड्यू डेट है वो 13th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ है। सो अप्रैल महीने की जो हमने GSTR 6 भरी थी वो 13 मई थी। मई की जो ड्यू डेट होगी आईएसडी रिटर्न की वो है 13 जून। सो कोई भी आईएसडी जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया एज आईएसडी, उसको मंथली GSTR 6 भरनी पड़ेगी। उसके अंदर जो जो कंप्लाइंस है, जितना आईटीसी आया जितना आईटीसी गया, वो सब उसकी डिटेल उसको फाइल करनी पड़ेगी इनफैक्ट। सो जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं GSTR 6 की चार बेसिकली ब्रॉडली चार टेबल्स हैं कि कितना इनपुट सर्विस आया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ हर यूनिट को, इसके अलावा कौन कौन से इनवॉइस हैं आईएसडी के जो इशू है, क्रेडिट या डेबिट नोट जो इशू है, इसके अलावा कौन कौन सी अमेंडमेंट है जो कि आईएसडी ने करी फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस और रॉन्ग आईटीसी। तो ये बेसिकली जो रिटर्न है उसके चार पार्ट्स हो गए, कितना इनपुट आया कितना इनपुट गया, कौन कौन से इनवॉइस इशू हुआ और क्या क्या एडजस्टमेंट या अमेंडमेंट करी है हमने आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट करने के लिए इनफैक्ट। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जितना आईटीसी आएगा आपको उसी महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उससे ज्यादा आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। और उसके अलावा एलिजिबल और इनएलिजिबल क्रेडिट जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेपरेटली। तो उसके अलावा जो जैसे हम नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए रिकंसिलिएशन करते हैं, वैसे ही जो आईटीसी होगा वो GSTR 2B में आएगा आईएसडी के, जिससे उसको रिकंसाइल करना है। सो जैसे आईएसडी के पास भी एक 2B रिटर्न आएगी जहां से वो पता लगा लेगा कि भाई मेरे पास कितना क्रेडिट आया है और कितना मुझे लेना है, कितना मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके अलावा जो भी रिसीविंग ब्रांच है उसको GSTR 6 में वो क्रेडिट दिखेगा। जैसे करंटली आपको 2B में दिख रहा है क्रेडिट, जो नॉर्मल टैक्स पेयर से आता है, जो 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 आईएसडी का क्रेडिट होगा वो आपको GSTR 6A में दिखेगा इनफैक्ट। और उसके बाद आप उसको क्लेम कर सकते हैं अपने GSTR 3B में। सो जो जो एज आईएसडी की कंप्लाइंस कर रहे हैं, जो जो ब्रांचेस की रिटर्न फाइल करेंगे 3B की,
उसको 2B के अलावा 6A देखना है कि उसके अंदर कितना क्रेडिट आया है इनफैक्ट। उसके अलावा आईएसडी की को GSTR 9 भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए जैसे 2 करोड़ से ऊपर GST 9 मैंडेटरी है, आईएसडी के ऊपर कोई भी एनुअल रिटर्न प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है इनफैक्ट। उसको सिर्फ फॉर्म GSTR 6 फाइल करना है मंथली बेसिस पे। उसके अलावा जैसे ही क्रेडिट आएगा, एक डॉक्यूमेंट है आईएसडी इनवॉइस, जो कि क्रेडिट इशू करना पड़ेगा आईएसडी को। सो जो एक कंप्लाइंस, एक एडिशनल कंप्लाइंस है कि जो भी इनवॉइस रिसीव हो रहा है इनपुट सर्विसेज का, कॉमन इनपुट सर्विसेज का, उसको बांटने के लिए आईएसडी को अपनी ब्रांचेस को एक इनवॉइस, आईएसडी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन आईटीसी। डेबिट नोट भी इशू होगा, क्रेडिट नोट भी इशू होगा फॉर एडिशनल आईटीसी देने के लिए, रिडक्शन इन आईटीसी के लिए इनफैक्ट। तो मान लेते हैं कि इनवॉइस मैंने 100 रुपए का इशू करा, उस पर 18 रुपए जीएसटी पास ऑन करा, लेकिन बाद में पता लगा कि 105 रुपए का मेरे को वैल्यू था और जीएसटी उसी हिसाब से 18% था। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, एज आईएसडी एक डेबिट नोट इशू कर दूंगा कि जो डिफरेंशियल जीएसटी है मैं आगे पास ऑन कर दूं अपने रिसिपिएंट ब्रांच को। सिमिलरली अगर कोई क्रेडिट नोट मैं इशू करूंगा जब जब मैंने मुझसे गलती हुई और मैंने ज्यादा क्रेडिट पास ऑन कर दिया जबकि मुझे कम करना चाहिए था, सो इन दैट केस मैं क्रेडिट नोट, आईएसडी क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा अपने ब्रांच को टू रिड्यूस दी आईटीसी एलिजिबल टू देम इनफैक्ट। सो आईएसडी को तीन बेसिकली डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है, एक तो आईएसडी इनवॉइस, आईएसडी डेबिट नोट और एक आईएसडी क्रेडिट नोट। जो फॉर्मेट है कि क्या क्या उस इनवॉइस पे, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में होना चाहिए, वो रूल 54 में लेट डाउन किया गया है। नेम, एड्रेस, जीएसटीएन ऑफ आईएसडी। जो आईएसडी का नंबर होगा वो यूनिक होगा अप टू 16 डिजिट्स, जैसे हमारा नॉर्मली किसी भी टैक्स इनवॉइस का यूनिक होता है विद स्पेशल कैरेक्टर्स, ऐसी आईएसडी का इनवॉइस भी अप टू 16 कैरेक्टर्स हम लोग बना सकते हैं। डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ द रेसिपिएंट ब्रांच। जो इनवॉइस स्पेसिफिकली जिस भी ब्रांच को इशू हो रहा है उसका नेम, एड्रेस और जीएसटीएन आएगा। उसके अलावा कितना क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सिग्नेचर है, डीएससी होंगे। तो ये 6-7 लाइन आइटम्स हैं जिसका ध्यान रखना है आईएसडी इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में। जो भी आईएसडी करेगा उसमें 6 चीजें, 7 चीजें मैंडेटरी होना जरूरी है इनफैक्ट। उसके अलावा एक एडिशनल चीज जो मैंने अभी बताई थी आपको, जो फोर्थ बुलेट पॉइंट है, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट फ्रॉम ब्रांच टू आईएसडी। ये वो वाला इनवॉइस, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है जो कि आरसीएम की पेमेंट करने के बाद एक नॉर्मल टैक्स पेयर वो अपने आईएसडी को इशू करेगा, सो दैट जो आरसीएम की सप्लाईज है वो बढ़ जाए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आरसीएम लायबिलिटी पे करने के लिए किसी भी टैक्स पेयर को एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक इनवॉइस रेज होगा फ्रॉम नॉर्मल जीएसटीएन टू दी आईएसडी जीएसटीएन, सो दैट जो क्रेडिट है वो वहां से ट्रांसफर हो जाए आपके आईएसडी में, और उसके बाद आईएसडी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे टू ऑल दी ब्रांचेस इन दी प्रोराटा बेसिस। सो अभी तक हमने डिस्कस करा कि आईएसडी कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है, क्या क्या कंप्लायंसेस हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को जानना बड़ा जरूरी है कि अगर मैंने किसी भी ब्रांच को गलती से क्रेडिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मैंने टाइमली एक्शन नहीं लिया, तो उस केस के अंदर कल को मेरे ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन क्या ले सकता है, क्या हो सकता है। सो इसके लिए सेक्शन 21 है जो कि डिस्कस करता है मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस। सो एज पर सेक्शन 21, अगर आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रेडिट कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ जीएसटी, जिसकी वजह से होता क्या है कि एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी भी एक को या ज्यादा रेसिपिएंट को। सो इन दैट केस जो एक्सेस क्रेडिट जो होगा वो रिकवर होगा फ्रॉम द रिसिपिएंट ब्रांच अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सो अगर गलती से आईएसडी ज्यादा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसी भी ब्रांच को, सो इन दैट केस रिकवरी करी जाएगी फ्रॉम सच ब्रांच अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सो मान लेते हैं कि अगर 100 रुपए का क्रेडिट जो था वो आईएसडी को डिस्ट्रीब्यूट करना था अपने किसी भी ब्रांच को, लेकिन 110 रुपए का क्रेडिट जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बाद में बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट भी वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाई इनफैक्ट, और टाइम निकल गया। सो उसकी जो रिकवरी होगी वो सीधा सीधा ब्रांच से होगी, जहां पे जो 10 रुपए का आईटीसी जो एक्सेस लिया है ब्रांच ने उसको रिकवर कर लिया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 एंड 74। सो एक्सेस रिकवरी जो होगी वो होगी आपकी रिसिपिएंट ब्रांच से इनफैक्ट। उसके अलावा पेनल्टी भी लग सकती है आईएसडी के ऊपर। सेक्शन 22 का क्लॉज 9 है जो कि कहता है कि अगर आईएसडी
डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आईटीसी इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ सेक्शन 20। मान लेते हैं उसने आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट ही गलत कर दिया, गलत गलत प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर दिया, गलत प्रोराटा बेसिस पे कर दिया, या जो मैनर हमारा सेक्शन 20 में उसके बेसिस पे नहीं करा। सो इन दैट केस आईएसडी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है। वो पेनल्टी होगी मिनिमम ऑफ 10,000 एंड कैन एक्सीड टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गलत क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इनफैक्ट। सो आईएसडी अगर गलत क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन द मैनर एंड सेक्शन 20 के मैनर को फॉलो नहीं करता, सो इन दैट केस जो पेनल्टी होगी दैट कैन एक्सीड टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो है वो गलत जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इनफैक्ट। तो मिनिमम 10,000 की पेनल्टी है, और मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो जा सकती है अप टू द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इनकरेक्टली इनफैक्ट। उसके अलावा अगर कोई भी आईएसडी जो है वो रजिस्ट्रेशन लेने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाता, इन दैट केस सेक्शन 22 सब क्लॉज 11 में एक पेनल्टी दी गई है जो स्पेसिफिक वायलेशन को कवर करता है। इन दैट केस ऑल्सो जो पेनल्टी होगी वो मिनिमम 10,000 की होगी, विच कैन एक्सीड टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इनफैक्ट। सो ये दो पेनल्टी हैं जो स्पेसिफिकली आईएसडी के लिए हमारे सेक्शन 122 में दी गई हैं। तो ये दोनों पेनल्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम लोग क्रेडिट बांट रहे हैं वो हम सही तरीके से बांटें, सही मैनर में बांटें, गलत क्रेडिट को ना बांटें। क्योंकि अगर हमने गलत क्रेडिट को बांट दिया तो रिकवरी भी हो सकती है, उसके अलावा आईएसडी के ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है इनफैक्ट। सो अब कुछ बेसिक सी केस स्टडीज हैं जो कि मैं आप लोगों से के साथ डिस्कस करूंगा इनफैक्ट। सो पहली केस स्टडी है जिसमें एक एग्जांपल मैंने लिखा है। एबीसी लिमिटेड की दो यूनिट है, एक ऊटी में और शिमला में। और उस कंपनी ने क्या किया है, एक कोर्स खरीदे फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड उस पे उसको आईटीसी मिला है। तो ये जो बेसिकली कोर्स हैं ये इनपुट गुड्स हैं। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या आईएसडी जो है उसका क्रेडिट बांट सकता है। सो आईएसडी इसका क्रेडिट बांट नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिर्फ इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट जो है वो बढ़ सकता है, इनपुट गुड्स का नहीं बन सकता। तो जो भी एम्प्लॉयज के लिए कोड्स आए हैं दीज आर गुड्स एंड दीज आर नॉट सर्विसेज। सो देयरफॉर इनका जो खर्चा है जो आईटीसी है, इनका आईटीसी जो है वो एज अ आईएसडी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे इंसान। इसके अलावा सेकंड केस स्टडी है वो ये बोलती है कि एबीसी लिमिटेड के दो यूनिट है, एक चेन्नई में और दिल्ली में। उसके अलावा चेन्नई यूनिट का जीएसटी असेसमेंट हुआ, जिसका बिल आया जिसपे जीएसटी जो है 1 लाख रुपए का है। सो क्या ये वाला जो क्रेडिट है वो आप बाय वे ऑफ आईएसडी दिल्ली को भी बांट सकते हो, क्योंकि जो स्पेसिफिक खर्चा है चेन्नई का है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाला क्रेडिट जो है वो दिल्ली यूनिट को मिल सकता है। आंसर इज नो, क्योंकि जो इनपुट सर्विस है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द चेन्नई यूनिट। सो मैंने रूल 39 डिस्कस करते वक्त ये बताया था कि जो खर्चा जिस भी ब्रांच का एट्रीब्यूटेबल होगा वो डायरेक्टली उसी ब्रांच को मिलेगा, और आईएसडी किसी और ब्रांच को आईटीसी नहीं बांट पाएगा इनफैक्ट। तो जो खर्चा जिस ब्रांच का एट्रीब्यूटेबल होगा वो खर्चे का आईटीसी उसी ब्रांच को मिलेगा इनफैक्ट। उसके अलावा केस स्टडी 3 है, वो कहती है कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में एंगेज्ड है। उसका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है और फैक्ट्री है पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में है। हेड ऑफिस जो मुंबई में लोकेटेड है उसको कॉमन इनपुट की सर्विसेज आती हैं जैसे कि ऑडिटिंग, लीगल कंसल्टेंसी एंड एडवर्टाइजिंग। उसके अलावा जो हेड ऑफिस है वो किसी भी सप्लायर गुड्स और सर्विसेज में एंगेज नहीं है। सो इस सिनेरियो में जो भी 1 लाख रुपए का खर्चा है वो जो एट्रीब्यूटेबल है वो तीनों ब्रांचेस को एट्रीब्यूटेबल एट्रीब्यूटेबल है, क्योंकि वो कॉमन खर्चा है बेसिकली। तो जो तीनों फैक्ट्रीज है पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में, वो तीनों को एट्रीब्यूटेबल है, क्योंकि ये कॉमन खर्चा है और किसी भी स्पेसिफिक ब्रांच को बाइफरकेट एट्रीब्यूट करना बड़ा मुश्किल है। सो इस केस में क्या होगा, जो मुंबई हेड ऑफिस है वो एज अ हेड ऑफिस अपना आईएसडी को रजिस्टर करेगा। उसके बाद जो भी बिलिंग होगी, जो भी आपकी ऑडिटिंग, लीगल कंसल्टेंसी और एडवर्टाइजिंग के जो भी इनवॉइसेज हैं वो उस आईएसडी नंबर पे बिलिंग आएगा, आईटीसी रिफ्लेक्ट करेगा। देर आफ्टर वो उसको बांटेगा पुणे, चेन्नई और हैदराबाद फैक्ट्री में ऑन प्रो रेटा बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जो 1 लाख रुपए का इनपुट है वो तीनों ब्रांचेस में बढ़ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो पुरानी टर्नओवर के बेसिस पे 1 लाख रुपए का क्रेडिट जो है वो मुंबई हेड ऑफिस बांट देगा इनफैक्ट। इसके अलावा
केस स्टडी 4 में है कि टोटल जो क्रेडिट अवेलेबल है आईएसडी के पास वो 5 लाख रुपए का है, और ये जो क्रेडिट है वो इक्वली बांटना है चेन्नई और बैंगलोर में। मान लेते हैं दोनों की टर्नओवर ही 50-50% थी, और ये जो क्रेडिट है वो 50-50% बटेगा। लेकिन आईएसडी ने गलती से क्या किया, जो 3 लाख रुपए का क्रेडिट था वो चेन्नई को दे दिया, और 2 लाख रुपए का जो क्रेडिट था वो मैंगलोर वाली ब्रांच को देगा। सो इस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ज्यादा क्रेडिट बढ़ जाता है किसी भी ब्रांच को, तो उसकी रिकवरी रिसिपिएंट ब्रांच से कर ली जाएगी, इनफैक्ट एज पर सेक्शन 21। सो इन दैट केस जो एक्सेस क्रेडिट 50,000 रुपए का है जो चेन्नई को बांट दिया गया है, वो चेन्नई ब्रांच से रिकवरी होगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 and 74। तो 50,000 रुपए का जो क्रेडिट है, वो जो लायबिलिटी आएगी वो चेन्नई ब्रांच की आएगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 and 74। उसके अलावा जो 50,000 रुपए का इनपुट है जो चेन्नई से रिकवर हुआ है वो लैप्स जाएगा, एंड मैंगलोर यूनिट जो है उसको वो अवेल नहीं कर पाएगा। सो मान लेते हैं कि आज मैंने कुछ गलत क्रेडिट बांट दिया, ज्यादा क्रेडिट किसी ब्रांच को दे दिया है जिसका हकदार दूसरी ब्रांच थी, तो और उसका हमने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करा, एडजस्टमेंट नहीं करी बाय वे ऑफ क्रेडिट और डेबिट नोट। सो आने वाले टाइम में होगा क्या है कि डिपार्टमेंट जो है वो ज्यादा जो क्रेडिट बांट दिया गया उसकी रिकवरी करेगा फ्रॉम द रिसिपिएंट ब्रांच, और जो एक्स्ट्रा क्रेडिट जो हमने गलत बांट दिया है वो भी लैप्स हो जाएगा उस वाली ब्रांच के लिए जिसका वो असली हकदार था इनफैक्ट। उसके अलावा एक केस स्टडी 5 है, थोड़ी और डिटेल है। इसमें एक्सवाइजेड लिमिटेड है, उसका हेड ऑफिस मुंबई में है। उसके 3 यूनिट है, मुंबई में, जबलपुर में और दिल्ली में। सो यहाँ पर क्या है, मुंबई में एक हेड ऑफिस भी है और वहां पर उनका एक और ऑफिस भी है जहां से वो सेल परचेज करते हैं ऑफ ऑफ गुड्स। उसके अलावा दो और ब्रांचेस हैं दिल्ली और जबलपुर में जो कि ऑपरेशनल हैं। अप्रैल 2025 के लिए जो क्रेडिट आया वो सीजीएसटी आया फॉर मुंबई यूनिट 3 लाख रुपए का। आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आया 12 लाख रुपए का जो कि सारा का है। सो 3 लाख रुपए का इनपुट ऐसा है जो मेरा मुंबई यूनिट के लिए स्पेसिफिक है, और 12 लाख रुपए का खर्चा ऐसा है जो कि सारों के लिए एट्रीब्यूटेबल है। सो जैसे कि मैंने बताया था रूल 39 के अंदर मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखूंगा, तो 24-25 में क्योंकि मेरी सारी ब्रांचेस का टर्नओवर था तो मैं वो कंसिडर कर लूंगा। सो टोटल जो टर्नओवर है वो मेरा 10 करोड़ का हो गया, जिसमें से मुंबई यूनिट का 5 करोड़ है, जबलपुर यूनिट का 3 करोड़ है, दिल्ली यूनिट का 2 करोड़ है। सो जो मुंबई यूनिट का प्रो राटा बेसिस टर्नओवर हो गया 50% हो गया, जबलपुर यूनिट का 30% हो गया और दिल्ली यूनिट का 20% हो गया एक तरीके से। तो ये जो टर्नओवर है ये मैंने कैसे डिराइव करा, मुंबई का करा 5 करोड़ डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर दैट इज 50%। सिमिलरली जबलपुर का 3 करोड़ बाय 10 करोड़ 30%। एंड दिल्ली यूनिट का जो मैंने डिराइव करा वो करा 2 करोड़ बाय 10 करोड़ 20% इनफैक्ट। सो 24-25 का मैंने क्या किया, अपना डेटा निकाल दिया टर्नओवर का। सबसे पहले मैंने टर्नओवर रेशियो निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास क्रेडिट है मैं टेबल बनाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सो क्योंकि 3 लाख रुपए का खर्चा मेरा मुंबई का है, तो वो मुंबई ब्रांच को एट्रीब्यूटेबल होगा, वो किसी और ब्रांच को एट्रीब्यूटेबल नहीं होगा इनफैक्ट। सो जो आईएसडी के पास जो क्रेडिट आया 3 लाख रुपए का मुंबई के लिए, वो सिर्फ मुंबई को इशू करेगा का आईएसडी इनवॉइस, किसी और ब्रांच को इशू नहीं करेगा। उसके अलावा जो कॉमन इनपुट सर्विसेज है 12 लाख रुपए की, वो टर्नओवर के बेसिस पे बांट देगा। 12 लाख में से जो 50% टर्नओवर रही है वो मुंबई यूनिट की रही है, तो जो 6 लाख रुपए है वो मुंबई यूनिट को मिल जाएगा। 30% जो है 12 लाख का वो 3,60,000 जबलपुर यूनिट को मिल जाएगा। 2,40,000 रुपए का जो इनपुट 20% जो दिल्ली का है वो दिल्ली को मिल जाएगा इनफैक्ट। सो बड़ा ही सिंपल सा एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम लोगों को फॉलो करना है, और उसके बाद हमें ये सर्टेन करना है कि कौन सा खर्चा जो मेरा इनपुट सर्विसेज का है वो किस ब्रांच का है, उसकी बेसिस में मुझे क्रेडिट बांट देना है इनफैक्ट। क्रेडिट बांटने के बाद मुझे एक इनवॉइस इशू करना है आईएसडी का, सो दैट मेरी सामने वाली ब्रांच को उसका इनपुट मिल जाए इनफैक्ट। तो लास्ट केस स्टडी जो है वो है केस स्टडी 6, जिसमें हेड ऑफिस एक्सवाइजेड लिमिटेड का महाराष्ट्र मुंबई में है। उसके अलावा उसके 4 यूनिट्स हैं, बैंगलोर में, कर्नाटका में, दिल्ली में, चेन्नई में और महाराष्ट्र में। बैंगलोर में उसकी एक और यूनिट है बेलगावी में, जहां पर वो ऑपरेट करता है अंडर सेम जीएसटी नंबर। सो कर्नाटक में 2 यूनिट्स हैं बेसिकली, बैंगलोर और बेलगावी, जिसका सेम जीएसटी नंबर है, पुणे चेन्नई। इसके अलावा दिल्ली जो है, दिल्ली इस साल से ऑपरेशनल हुई है, लास्ट ईयर ऑपरेशनल नहीं थी इनफैक्ट। तो इस केस के अंदर हम जो एक चीज का ध्यान रखेंगे वो ये रखेंगे कि जो भी क्रेडिट हमने बांट रहे हैं, जब तक दिल्ली यूनिट की टर्नओवर नहीं हो जाती, हम पुरानी साल का टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो हम लेंगे इनफैक्ट।
तो बैंगलोर और बेलगावी का जो टर्नओवर है वो कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि वो एक ही जीएसटी नंबर में है, एक ही स्टेट में है। टोटल टर्नओवर जो है हमारी 20 करोड़ की है, उसमें से 8 करोड़ जो है बैंगलोर और बेगलावी का है, बेलगावी का। सो 40% जो होगा वो इस वाली यूनिट के लिए हो गया। पुणे का 8 करोड़ है, 40% उसका हो गया। चेन्नई के 4 करोड़ है, वो 20% हो गया इनफैक्ट। सो दिल्ली का हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले साल कोई टर्नओवर था नहीं। सो पहले, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टर्नओवर का रेशो निकाल लिया कि हर यूनिट का कितना रेशो है। वो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल लिया, कि जो जो मेरी टर्नओवर है उसको मैंने टोटल टर्नओवर से डिवाइड करा, और वो परसेंटेज मैंने निकाल ली कि कितना टर्नओवर हर ब्रांच का होगा इनफैक्ट। उसके अलावा जो कंपनी है उसको 18 लाख का इनपुट आता है फॉर ऑल यूनिट्स। और पुणे ब्रांच के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी का आता है 1 लाख रुपए का इनपुट इनफैक्ट। सो इनपुट में कैसे बांटूंगा, जो पुणे यूनिट का होगा 1 लाख रुपए का इनपुट मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि सोलली उसका खर्चा है। जो 18 लाख का क्रेडिट है, जो सबके लिए कॉमन है, मैं प्रो रेटा बेसिस पे बांटूंगा सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को जो कि ऑपरेशनल थी। तो इसके अंदर मैं दिल्ली को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि दिल्ली की कोई टर्नओवर नहीं रही है। सिर्फ बैंगलोर बेलगावी जो कर्नाटका में, उसका पुणे और चेन्नई के में बांट दूंगा। सो 18 लाख में से 40% जो है 7,20,000 रुपए, वो कर्नाटक वाली ब्रांच को चले जाएगा। पुणे को 7,20,000 चला जाएगा, चेन्नई को 3,60,000 चला जाएगा। सो सबसे पहले मैंने इस केस के अंदर भी क्या किया कि मैंने टर्नओवर निकाल ली। टर्नओवर निकालने के बाद मैंने ये देख लिया कि कॉमन इनपुट कौन सा है मेरा। कॉमन इनपुट निकालने के बाद मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन प्रोरेटा बेसिस इनफैक्ट। सो एक इंपॉर्टेंट चीज, जो लास्ट चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि भाई, ये तो हम लोगों को पता है कि 1/4/2025 से मेरे ऊपर आईएसडी के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं। मैंने आईएसडी का नंबर भी ले लिया। बट उसके बाद मैं क्या करूं, मतलब आईएसडी, मुझे ऐसी क्या प्रोसेस है जो अपने प्रोसेस है जो मेरे को चेंज करनी पड़ेंगी, या मुझे क्या क्या अपने सिस्टम में चेंजेस करने पड़ेंगे, वो जानना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप अपने कोई भी कॉमन इनपुट सर्विस है वो आइडेंटिफाई करो, कि आपके जो ऑफिस, हेड ऑफिस में कौन कौन सी इनपुट सर्विसेज जो हैं, जो आ रही हैं, जो सारे ब्रांचेस उठा रही है, आप उसको आइडेंटिफाई करो। जो मोस्टली कॉमन सर्विसेज होती हैं हर टैक्स पेयर की, वो होगी सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजिंग, लीगल सर्विसेज या ऑडिटिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि मेरी इनपुट सर्विस कॉमन कौन सी है इनफैक्ट। स्टेप नंबर 2 आफ्टर ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो आईएसडी लेने के बाद स्टेप नंबर 2 होगा कि आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाओ। उसमें देखो कि मेरा कौन सा खर्चा ऐसा है जो कि कॉमन है, उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उन सप्लायर्स को आप अपना आईएसडी का जीएसटी नंबर पास ऑन करो, कि जो भी वो बिलिंग करें कल को गोइंग फॉरवर्ड, वो आपके आईएसडी नंबर में करें इनफैक्ट। उसके अलावा जैसे जो भी सिस्टम है उसको अपग्रेड करें, कि डायरेक्टली आपकी जो आईएसडी इनवॉइसिंग है, आईटी डिस्ट्रीब्यूशन है और कंप्लाइंस है, वो उसी सिस्टम में से हो जाए। मान लेते हैं टैली हो गया, बिजी होगा, उसमें आप एडिशनल पैच लगवा लें आईएसडी का, सो दैट कोई भी टैक्स पेयर जिसके ऊपर आईएसडी एप्लीकेबल है, वो इनवॉइसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन है वहीं से कर लें इनफैक्ट। उसके अलावा जो लास्ट है वेंडर कम्युनिकेशन, ये मैंने बता दिया कि वेंडर को आप बता दें, कॉमन वेंडर को, कि भाई आप जो बिलिंग करें वो कॉमन आईएसडी नंबर पे करें इनफैक्ट, किसी भी स्पेसिफिक ब्रांच को ना करें। स्पेसिफिक ब्रांच को सिर्फ तभी बिलिंग हो सकती है जब उसी ब्रांच के खर्चा एट्रीब्यूटेबल है। सो 4-5 चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी एज अ नेक्स्ट स्टेप, एज अ कॉशन, सो दैट जो आईएसडी की प्रोविजंस हैं हम लोग सही तरीके से फुलफिल कर पाए इनफैक्ट। थैंक यू थैंक यू। सार्थक जी। इट्स अ वेरी वंडरफुल डेलिब्रेशन। आई हैव केस स्टडी बहुत अच्छे से आपने डिस्कशन किया। वन बाय वन मैं क्वेरी लेना शुरू करूंगा, बट आई एम टेकिंग एज अ फाइनल राउंड ऑफ दिस आईएसडी। बहुत आपने सही कहा, बट कहीं ना कहीं इसकी एग्जीक्यूशन और इसकी ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने कॉमन इनपुट देख ली, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल ली, और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद आपने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कॉमन इनपुट सर्विस मेरे जहन में है, मुझे वो मिल गई है, मुझे वो इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई है और मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। बट ऐसा नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ अ रेगुलर वर्किंग नेसेसरी। आपको एजुकेट करना पड़ेगा अपनी टीम को कि आईएसडी का मैकेनिज्म क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, उसकी रिटर्न की फाइलिंग क्या है। और कहीं ना कहीं
फर्स्ट स्टेप सबसे पहले कि आपको आइडेंटिफाई करना है अपने कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट में जाकर के कि मेरी ऐसी कॉमन इनपुट सर्विस क्या है। उन कॉमन इनपुट सर्विस में से मुझे उस ब्रांच के पीएल में जाना है कि ऐसी कौन सी कॉमन इनपुट सर्विस है जो दूसरी ब्रांचेस से रिलेटेड है। ध्यान से कहना, मैं दूसरी ब्रांचेस का मतलब यहाँ पे ये कह रहा हूं, दूसरे स्टेट की जीएसटीएन। क्योंकि आईएसडी मैकेनिज्म इसलिए ही आया है ताकि एक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द रेस्पेक्टिव स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो। आपने 1 लाख रुपए का या 1 करोड़ का आईटीसी सारा दिल्ली में ही बुक कर लिया, बट उस 1 करोड़ में से 40 लाख का आईटीसी पुणे महाराष्ट्र का है और 20 लाख का आईटीसी आपका गुजरात का है। और आपने वो सारा आईटीसी यूज कर लिया कहाँ? दिल्ली के अंदर। सो दिल्ली गवर्नमेंट को आपने इसका लॉस ऑफ रेवेन्यू कर दिया। सो दैट्स व्हाई इट कम्स दैट आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। रजिस्टर कीजिए आईएसडी रजिस्ट्रेशन का। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक पॉइंट जहन में मेरे एक आ रहा है सार्थक जी, कि 13 तारीख डेट है आईएसडी रजिस्ट्रेशन की। मान के चलो मैं मई मंथ में आया, मई महीने में मैंने अपना आईएसडी का रजिस्ट्रेशन किया, जून मंथ में गया, मैंने अपने सप्लायर को बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दी कि सर मेरे इस रेगुलर जीएसटी नंबर पे आपको आईटीसी नहीं देना, इस आईएसडी नंबर पे आपको मुझे आईटीसी देना है। इतना बात सबको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि मुझे अपने रेगुलर नंबर पे आईटीसी नहीं चाहिए सर, मुझे अपने आईएसडी नंबर पे वो आईटीसी चाहिए, क्योंकि वो मेरा एक कॉमन इनपुट सर्विस का आईटीसी है। मान के चलो वो 1 लाख का आपने आईटीसी आपने आइडेंटिफाई कर दिया, मेरे पास उसके इनवॉइसेस आ गए, बट मेरे सप्लायर को उस 1 लाख रुपए के आईटीसी को मेरे टू बी में नहीं दिखाना था, मेरे आईएसडी के क्रेडिट में दिखाना था। 11 तारीख को रिटर्न फाइल होती है जीएसटीआर 1 की। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, 11 तारीख को मेरी रिटर्न फाइल होती है जीएसटीआर 1 की। बट ओ, एक पार्टी ऐसी आई जिसने 20,000 रुपए का आईटीसी नहीं दिखाया अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर। सो व्हाट डज इट मीन्स, कि जब मैं 13 तारीख पे आऊंगा अपनी रिटर्न फाइलिंग करूंगा तो मुझे 1 लाख का आईटीसी नहीं मिलेगा। मुझे कितने का आईटीसी मिलेगा? मुझे 80,000 का आईटीसी मिलेगा, बट मेरी बुक्स में कितना आईटीसी है? 1 लाख का, फॉर द आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन। आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन अगेन रिसीव्स एन इनवॉइस और मेरे वो डेटा मुझे वो मिलेगा, बट मुझे वो डेटा 1 लाख का नहीं मिला, मुझे वो डेटा 80,000 का मिला, क्योंकि 80,000 के हिसाब से मेरी सप्लायर ने वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी। सो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस 1 महीने का डिले इसलिए चल रहा है क्योंकि 11 तारीख को जीएसटीआर 1 फाइल करनी है और 13 तारीख को मुझे अपनी आईएसडी रिटर्न फाइल करनी है। क्योंकि टू बी कब रिफ्लेक्ट करेगा? मैं सबसे पूछ रहा हूं, मेरी कन्वर्सेशन सबके साथ है। टू बी कब रिफ्लेक्ट करेगा? यू नो वेरी वेल, 14 तारीख को रिफ्लेक्ट करता है, बट 13 तारीख को मुझे अपनी आईएसडी फाइलिंग करनी है। सो एक तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी गया हुआ है, हमारी तरफ से भी गया हुआ है और पता नहीं और भी अलग अलग स्टेट की तरफ से गया हुआ है, कि या तो इस आईएसडी रिटर्न को आप बढ़ा दो, नेक्स्ट डेट कर दो, या 14 तारीख वाली डेट 13 तारीख की कर दो, ताकि आई हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर चैनल, द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द आईटीसी एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द ब्रांच। ये बात सही कही सार्थक जी ने कि हाँ, कहीं ना कहीं जिस जो ब्रांच नहीं है उसको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन उसके प्रीवियस क्वार्टर के बेसिस पे मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल में कर दूंगा। हाँ, ओवर टू सार्थक जी, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करना हो। देखिए प्रवीण जी, जो आपने बात बोली ना मंथली वाली, जो बेसिकली क्या है ना, बैक टू बैक 11, 13, 14 जो डेट्स हैं, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए पहले के राइट। टाइम में क्या होता था, सर्विस टैक्स regime में हम 6 महीने की रिटर्न होती थी हमारी, एक तरीके से भाई मान लो, या क्वार्टरली ले लो या हाफ ईयरली। तो उस राइट। टाइम पे क्या है, कंसोलिडेट हमने कर लिया अपना पूरे इनपुट सर्विसेज की इनवॉइस और उसको बांट दिए है। बट आज की डेट में ना बैक टू बैक करना, कि मेरे को इनवॉइसिंग भी करनी है आईएसडी की, उसको क्रेडिट को दिखाना भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, क्या वो इनपुट मेरे टू बी में आ रहा है आईएसडी के या नहीं आ रहा है इनफैक्ट। सो मेरे हिसाब से एटलीस्ट मंथली नहीं तो क्वार्टरली तो एटलीस्ट हो जानी चाहिए ये वाली रिटर्न। एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास ये हम लोगों को कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन डालनी चाहिए कि भाई जो आईएसडी की रजिस्ट्रेशन है वो क्वार्टरली कर दें एटलीस्ट।
चलो 6 मंथली तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, राइट जैसे आपकी जो ITC 04 है जॉब वर्क वाली, राइट उसका भी टाइम पीरियड लंबा ही है इनफैक्ट, कि आप 6 महीने की एक बार में कर दो या साल में एक बार कर दो, डिपेंडिंग अपॉन दी टर्नओवर एक्चुअली। सो मंथली बेसिस पे क्या है ना, एरर होने के चांस काफी ज्यादा है। और तो क्वार्टरली मे बी गवर्नमेंट कर दे तो इट इज क्वाइट गुड। एटलीस्ट हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, टैक्स पेस के लिए भी आसानी हो जाएगी कंप्लाइंस करने में। लेट्स और सी, मैं तो सेकंड इस पॉइंट जो, फेवर में हूँ कि हाँ आईएसडी की रिटर्न कहीं ना कहीं उसको 17-18 तारीख को आप कर दोगे तो इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी मेरे सामने आएगा। उसके अलावा आपने जो एक बात बोली कि भाई जैसे आप एक यूनिट कॉमन खर्चा जो है वो एक हेड ऑफिस एक ही जगह पे ले जा रहे हो, इनफैक्ट बाकी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का लॉस है। देखिए, मैंने शुरू में प्रेजेंटेशन में ये कहा था कि GST जो है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। सो ISD का फ्रेमवर्क जो है वो उसके अंदर फिट इसलिए बैठता है कि जो जो ब्रांच सर्विस रिसीव कर रही है कॉमन, वो उसको मिल जाए। आज की डेट में क्या हो रहा है, 31 साल से पहले जो जो कॉमन सर्विसेज हैं वो हेड ऑफिस में आ रही है, वहीं चले जा रही है इनफैक्ट। हम्म। जबकि जो सारी यूनिट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं उस क्रेडिट को यूज करने के लिए, बल्कि वो गवर्नमेंट एलिजिबल है टू गेट दी टैक्सेस एक्चुअली। राइट। सो गवर्नमेंट का बेसिकली ये फंडा है इसको रिड्यूस करने का, मैंडेटरी करने का, कि जिस डेस्टिनेशन में कंज्यूम हो रही है उस डेस्टिनेशन की स्टेट को टैक्स मिल जाए इनफैक्ट। स्टेट टैक्स मैटर्स है। हाँ। सो हमारे सामने क्वेश्चन है, कॉमन सर्विस कैन इंक्लूड द इंश्योरेंस? इंश्योरेंस फॉर व्हाट? इंश्योरेंस फॉर व्हाट? इंश्योरेंस में बी बिल्डिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में बी स्टॉक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में बी व्हीकल इंश्योरेंस। बट अब वो व्हीकल कहाँ यूज हो रहा है, वो देखिए, बिल्डिंग कहाँ हाँ, की है? बिल्कुल। मान लेते हैं कि हेड ऑफिस में वो यूज हो रही है कार। सो इन दैट केस आप हेड जो कार खरीदने जाओगे या उसका इंश्योरेंस करवाओगे, तो GST नंबर अपना ISD का देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के नाम पे है वो और हेड ऑफिस में यूज हो रही है एक इंश्योरेंस का तो तरीके क्रेडिट से। वैसे ही नहीं मिलेगा सो ना, दैट के, व्हीकल इंश्योरेंस का तो। हाँ, क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट आप देखो ना उस पे मेरे तो वो इनएलिजिबल क्रेडिट में आ जाएगा ना, मुझे दोनों भरने राइट, हैं। यही बताने की यहाँ पे कोशिश हाँ। की जा रही है, आप एक्सप्लेन कीजिए हम्म। प्लीज कि हाँ एलिजिबल और इनएलिजिबल दोनों के बारे में बताइए। एग्जैक्टली। सो Rule 39 में स्पेसिफिकली सिचुएशन कवर्ड है कि हमें एलिजिबल और इनएलिजिबल दोनों क्रेडिट को बांटना है। राइट राइट। तो मान लेते हैं कोई कंपनी ने गाड़ी खरीदी हुई है अपने नाम, अपने कंपनी नेम पे, भाई गाड़ी ओन करती है, और उसका क्रेडिट तो खैर डिसअलाउड है, तो बड़ा क्लियर ही है। सो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सो कंपनी का वो कॉमन खर्चा है बेसिकली एक तरीके से। अब उसको हमें GST का इनपुट लेके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा एज अ इनएलिजिबल क्रेडिट। राइट। हम्म। अब बिल्कुल। इंश्योरेंस स्टॉक का हो गया, स्टॉक आपका हेड ऑफिस में होता नहीं है, वो जिस ब्रांच का स्टॉक है उसको उसका खर्चा है वो, तो एक तरीके से उस केस के अंदर जो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो डायरेक्टली बिलिंग कर सकता है टू दैट ब्रांच। हाँ, ये भी तरीका सही है कि आप ISD में लेके फिर आगे कर दो, कि कंफ्यूजन ना रहे। भाई ऑप्शन नंबर 1 तो यही है कि ISD के थ्रू बिलिंग करके उसको बांट दो उस ब्रांच को। ऑप्शन नंबर 2 है कि स्पेसिफिक ब्रांच में बिलिंग करा दो राइट, इनफैक्ट। यू हैव टू डिसाइड कि वो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो किस ब्रांच से रिलेटेड है, वो किस ब्रांच से रिलेटेड यूज हो रहा है, उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किस ब्रांच से रिलेटेड है। देन आइडेंटिफाई, एग्जीक्यूट एंड ट्रांसफर दैट क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे लेकिन पास क्वेश्चन है, इफ द कंपनी डजंट टेक द आईएसडी रजिस्ट्रेशन एंड रेडी टू रिवर्स द कॉमन इनपुट, इज इट ओके? नहीं, इट इज नॉट ओके। मतलब ISD का रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना मेरे लिए पड़ेगा, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है फॉर द एलिजिबल। मतलब अगर मैं कल को ये प्ली ले लूंगा कि मैंने वो कॉमन इनपुट लिया ही नहीं, सो मैं बचूंगा नहीं इनफैक्ट। भाई लॉ सेक्शन 24 सब क्लॉज 8 कहता है कि ISD को रजिस्ट्रेशन लेना है इनफैक्ट। आप ये मान गए कि आपका कॉमन इनपुट सर्विस है, हेड ऑफिस ले रही है इनफैक्ट, तो आप ISD की डेफिनेशन में फॉल कर गए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 प्लस सेक्शन 24 सब क्लॉज 8। सो इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये देखिए काम ये चल। क्वेश्चन बार बार इसलिए भी आ रहा है सर, मैंने ना जितनी भी मेरी कॉमन इनपुट सर्विस है वो मैंने रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में इंडिविजुअल बिलिंग करवा ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, लीगल की सर्विसेज, क्या मुझे फिर भी आईएसडी नंबर लेना है? मैं आपको एक बात बताऊं प्रवीण जी, एज अ, हम्म देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप हम्म एक GST कंसल्टेंट हो या मैं GST कंसल्टेंट हूँ, हमारे हम्म पास एक कंपनी है SSC। हम्म उसका दिल्ली में हेड ऑफिस है, उसका चेन्नई में ऑफिस है, बॉम्बे में ऑफिस है। हम्म मान लेते हैं मैंने उसकी चेन्नई की असेसमेंट कराई, हम्म
तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसकी चेन्नई वाली ब्रांच को डायरेक्ट बिलिंग कर दूं इनफैक्ट। हम्म। राइट। अब अगर मैं एज अ सीईओ उसका ऑडिट कर रहा हूँ, स्टैट ऑडिट, तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा टर्नओवर के बेसिस पे? ऑप्शन तो टैक्स पेयर को दिया गया है ना, आईएसडी को। हम्म। ऑप्शन ऑडिटर को नहीं दिया गया इस केस के अंदर कि हम्म। मैं टर्नओवर के बेसिस पे बांट दूं कॉमन। भाई मान लो मैंने टर्नओवर के बेसिस पे दिल्ली को उतनी बिलिंग कर दी, चेन्नई को उतनी बिलिंग कर दी, मुंबई को उतनी बिलिंग कर दी, एक तरीके से टर्नओवर के बेसिस पे बांटने का जो ऑप्शन है वो सिर्फ आईएसडी के पास है इनफैक्ट। राइट। सो इट इज क्वाइट क्लियर कि कॉमन इनपुट सर्विसेज जो हैं, मतलब कोई भी लेक्यूना में फंसने से बेटर है कि कॉमन इनपुट सर्विसेज की जो बिलिंग है आप कराओ अपने आईएसडी में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि जो ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन का है वो आईएसडी के पास है। एज अ सीए कंसल्टेंट मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ वो ऑप्शन है कि उस ब्रांच का अगर खर्चा है, उस ब्रांच की मैंने असेसमेंट कराई है, तो मैं उस पे बिलिंग कर दूं, बस मेरे पास इतना लिमिटेशन है इनफैक्ट। भाई सॉफ्टवेयर, एक बात बताओ, अगर आप कोई भी कंपनी है वो सॉफ्टवेयर ले रही है, 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी का इनवॉइस आया सॉफ्टवेयर का, तो आप कैसे सेटिंग कर लोगे कि भाई किस सॉफ्टवेयर ब्रांच ने कितना यूज करा? भाई टर्नओवर के बेसिस पे तो सिर्फ आईएसडी बांट सकता है ना, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कैसे बांट सकता है इनफैक्ट? एचडी भी बांट सकता है, और सेक्शन 155 में बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू कि हम्म आपका वो आईटीसी कहाँ का है। हम्म। सर इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन आईएसडी रजिस्ट्रेशन इवन इफ ब्रांचेस आर टेकिंग आईटीसी। ये तो सर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सर इफ मुंबई हेड ऑफिस बुक ऑल एक्सपेंसेस इन द नेम ऑफ गुजरात एंड जीएसटी नंबर, डज मुंबई हेड ऑफिस रिक्वायर टू टेक रजिस्ट्रेशन एज दे हैव ओनली वन फैक्ट्री और यूनिट इन गुजरात? नहीं, जो मुंबई हेड ऑफिस है वहां से सेल परचेज वो, एक सेकेंड, कोई सप्लाई तो हो नहीं रही वहां से, कोई सप्लाई नहीं हो रही। बट कॉमन इनपुट सर्विसेज कहाँ पे आ रही हैं? आपको कुलजीत जी, जरा आप एक्सप्लेन कीजिए दोबारा। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो हैंड रेस करके प्लीज आस्क। अतुल जी, कुणाल जी, आर के खट्टर जी, प्रतीक जी। एक आर के खट्टर जी का था, उसका जवाब मैं देख रहा था इनफैक्ट, इनका भी एक क्वेरी आई इज थी। आईएसडी मैंडेटरी फॉर ब्रांचेस एज वेल एज क्रॉस चार्ज विल वर्क? सर आईएसडी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी सर। क्रॉस चार्ज तो अब खत्म ही हो गया ना, एक खत्म चार ही दो हो हजार गया। पच्चीस से वो व्हाट तो अबाउट द इंटरनली जनरेटेड एक्सपेंसेस लाइक सीएफओ सैलरी, सीओ सैलरी? बिकॉज दीज आर book in the head office only and it is related to the branches. मान के चलो हमारी 10 ब्रांचेज हैं और उनमें से एक हेड ऑफिस दिल्ली में है, और सारा का सारा लगभग 5-7 करोड़ का खर्चा जो दिल्ली में बुक हो रहा है, पहले तो क्रॉस चार्ज फॉलो होता था। जो हमारी डेफिनेशन है हम्म। उसमें लिखा है कि जो आईएसडी होगा, हम्म। इट रिसीव्स इनवॉइसेस फॉर इनपुट सर्विसेज। राइट। तो जो मेरी सीएफओ का खर्चा हो गया सैलरी का, उसके लिए कोई हेड ऑफिस तो रिसीव नहीं कर रहा ना इनपुट सर्विसेज का ये तो इनवॉइस। थर्ड पार्टी पे लगेगा, जहां तक मैं समझ एग्जैक्टली रहा हूँ और आप भी समझ रहे थर्ड, हो। बस। तो हम्म। थर्ड पार्टी पे लगेगा, इस मेरे व्यू में ये अप्लाई नहीं होगा इनफैक्ट। लोकली जो जनरेटेड वो चीजें होंगी आपकी इनवॉइसेस तो जो, उसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा ब्रांचेस में? जब मेरे को इनपुट सर्विस ही नहीं आई तो मैं नहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कैसे मैं करूंगा? आईएसडी का कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ, देखो सबके लिए ही है कि अभी हम आईएसडी क्रॉस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आईएसडी मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट एंड क्रॉस चार्ज मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। राइट। तो कहीं ना कहीं जो मेरे कॉमन एक्सपेंसेस हैं, क्या मुझे उनके डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्रॉस चार्ज फॉलो करना पड़ेगा? मुझे बिलिंग करनी पड़ेगी हेड ऑफिस टू मल्टीपल ब्रांचेस? 5 करोड़ की सैलरी, 1 करोड़, 50 करोड़, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। हम्म शेड्यूल वन के हिसाब से तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्रॉस चार्ज फॉलो करने का पड़ेगा बिकॉज इट इज द इंटरनली जनरेटेड एक्सपेंसेस। आईएसडी फॉलो तभी होगा जब आप थर्ड पार्टी से सर्विसेज लेते हो। बेसिकली डिस्टिंक्शन हम ये बता सकते हैं कि राइट। जो हमें क्रेडिट थर्ड पार्टी का डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो राइट। हमारा क्रॉस चार्ज के लिए खत्म हो गया है, क्रॉस चार्ज से राइट। नहीं हो पाएगा 31 मार्च 2025 के बाद से। वो आईएसडी रूट के थ्रू हो पाएगा। लेकिन जो हमारी डीम सप्लाई है शेड्यूल वन वाली, इंटरनली जनरेटेड इनवॉइस होंगे, राइट। वो हम क्रॉस चार्ज से कर सकते हैं। क्रॉस कर चार्ज का सकते। मतलब ये हो गया कि मैंने इनवॉइसिंग कर दी टू वन ब्रांच टू अदर ब्रांच, हेड ऑफिस टू बिल्कुल अदर ठीक। ब्रांच, राइट। रंजीत सर का सवाल है। हाँ जी रंजीत सर। सर मेरे को ये पता करना था कि हमारे पास हम इनवाइसिंग जो है ओनली नोएडा से करते हैं, और हमारे पास 2 यूनिट और है जो कि हैदराबाद और पुणे में है। हम्म। और वहां से
कोई भी इन्वाइसिंग नहीं होती, टर्नओवर वहां पे कुछ हमारा। तो आईएसडी हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? वहां पे टर्नओवर नहीं है, बताइए सार्थक जी। नहीं, वहां से कोई नहीं, सेल नहीं आप है। एक बात बताओ, आपकी नोएडा में आपने एक बार, नोएडा एक स्टेट में आपकी है जहाँ पे टर्नओवर है, यस, नोएडा और में है। बाकी तो स्टेट्स में कोई टर्नओवर नहीं है इनफैक्ट। नहीं नहीं। अच्छा, वहां पे जीएसटी नंबर है आपका? जी, वहां पे रजिस्ट्री नंबर है। हाँ, तो आपको आईएसडी लेना पड़ेगा। आईडी ले लिया सर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो बोल रहे हैं वो कैसे होगा फिर? हमारे इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉमन सर्विसेज का है। आपके केस में होगा क्या कि सिर्फ एक ब्रांच की टर्नओवर है, हम्म। न्यूमरेटर भी उतना, डिनोमिनेटर भी उतना, तो जितना हम्म। इनपुट आपके आईएसडी में आएगा वो वही सारा आप जाएगा, एक ब्रांच को बांट दोगे, नोएडा ऑफिस को इनफैक्ट। वही जाएगा। आपके लिए सिंपल ये है कि आपको तो क्रेडिट लेना है कॉमन इनपुट सर्विस का अपने आईएसडी में, लेके उसको हम्म। आगे बांट देना है टू नोएडा ब्रांच बस, क्योंकि आपकी और कोई ब्रांच है नहीं जिसकी टर्नओवर है। जिसकी टर्नओवर ही नहीं है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। भाई इनकी एक ही है ब्रांच जहां से सेल हो रही है, ठीक है ना, बाकी जो दो ऑफिस हैं वो हेड ऑफिस हैं। राइट। तो किसी भी एक में आईएसडी का नंबर लेके सारी इनपुट सर्विस की बिलिंग वहां से करा लें वहां इनफैक्ट। से हो जाएगी। या दोनों को बाइफोकेट भी कर दें भाई, आधी इधर ले ली आधी उधर ले ली, डिपेंडिंग अपॉन सप्लायर्स, जो मैकेनिज्म चल रहा है उसके बाद लेके आगे बांट दें इनफैक्ट, देखो कहीं जो ना उनको कहीं ना समझ आए। आपको टूल्स बनाने पड़ेंगे, आपको एक्सेल पे शीट की वर्किंग बनानी ही पड़ेगी कि सर ये मेरे कॉमन एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे कॉमन इनपुट सर्विसेज हैं, और ये कॉमन इनपुट सर्विसेज इस ब्रांच के जीएसटी नंबर आ रहे हैं, इस ब्रांच के जीएसटी नंबर से आ रहे हैं, और किस ब्रांच में जाने हैं, इन द रेशियो ऑफ देयर टर्नओवर, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हर महीने की कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। काम बढ़ गया। रंजीत जी देखो, आपकी जो क्वेरी है ना, आप कहोगे हम्म। कि सर अल्टीमेटली क्रेडिट तो मेरी नोएडा वाले को ही मिल रहा है घूम फिर के, अगर आप यस। डायरेक्टली लोगे तो आप आईएसडी का नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, तो इट इज बेटर कि हम्म। आप आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेके वहां पे कॉमन इनपुट सर्विसेज की जो है वो अपना बिल करवाओ और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि आपकी टर्नओवर और कोई है ही नहीं किसी और ब्रांच की। हाँ हाँ। तो हम क्या ब्रांच से यहाँ पे इनवॉइसिंग रेट करें, पूछो। क्या ब्रांच से यहाँ पे इनवॉइसिंग रजिस्टर है हम? हेड ऑफिस। नहीं, हेड ऑफ आईएसडी इनवॉइस तो करोगे ना आप, हाँ, क्रेडिट वो बांटने तो के कर। लिए। हाँ, तो वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। प्रतीक सर, ओवर टू यू। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हमारी ना 3 जगह ब्रांचेज हैं अलग अलग। हम्म। अब जनरली सर हमने सब जगह अपने जो एक्सपेंसेस है वो सेपरेट किए हुए हैं, बट कॉमन एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्लस बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक हमारा एक ही जगह है। हम्म। लेकिन ना मैं उस पर कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो सर क्या सर तो सर क्या मुझे सर उस पर अभी ये आईएसडी सार्थक पेपर जी मुझे देना मैंने ये पड़ेगा? डिस्कशन किया था कि आईएसडी का मतलब ये नहीं है कि आपको आईटीसी लेना है और देना है। आपको जितना भी आईटीसी है, चाहे वो एलिजिबल हो या इन एलिजिबल हो, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ले रहे हो नहीं ले रहे, गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको राइट, लेना ही है इनफैक्ट। लेना ही है। आप लो ना लो दैट इज योर कॉल, बट आपको लेके डिस्ट्रीब्यूट करना है बस। ओके। ओके जैसे सर। हमें हम 17/5 का भी ब्लॉक क्रेडिट दिखाते हैं ना, लेकर के फिर रिवर्सल करते हैं, उसी हम्म। तरीके से हमें इन एलिजिबल का भी ट्रांसफर करना है। तो मतलब सर फिर तो आईएसडी फिर तो कंपलसरी हो गई, आईएसडी फिर तो यस कंपलसरी है। यस यस, एग्जैक्टली, यही बिल्कुल बताने की बिल्कुल कोशिश ठीक चल जी। रही है। जरूर लीजिए, एक से ज्यादा ब्रांचेस है तो जरूर आप लेके रखिए। एडमिन चलिए सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओवर टू थैंक यू। यू सर। एडमिन सर, कौन एडमिन सर? सर मैं हूँ राजेश, नाम है मेरा। जी सर, राजेश सर सर। मेरा भी क्वेश्चन यही था कि अगर कंपनी कोई टैक्स फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनका इनपुट आता है वो रिवर्स कर देते हैं, और ब्रांचेस उनकी ऑल ओवर इंडिया में, हेड ऑफिस बॉम्बे में, अदर जगह है, तो ये आईएसडी रजिस्ट्रेशन करके वो करवाना पड़ेगा? टैक्स फ्री सर्विसेज का मतलब? सर मान के चलो इंश्योरेंस एग्जाम्पल सर्विस है वो, लगाइए। सर्विस जो है वो अल्टरनेटली जो आउटपुट सर्विस है वो टैक्स फ्री है सर। साइड के ऊपर है, मैं टैक्स फ्री है? आधे घंटे फिर वो कर दूंगा। टैक्स फ्री का मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट है क्या है? नहीं सर, इंश्योरेंस सर्विस है सर। एग्जेम्प्टेड है? इंश्योरेंस हाँ एग्जेम्प्टेड सर। थोड़ी है, इंश्योरेंस तो टैक्सेबल है। नहीं हम्म। सर, ईसीजीसी जैसे है, एक्सपोर्ट अच्छा, क्रेडिट गारंटी स्कीम, उनकी सर्विस एग्जेम्प्ट है सर। एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी सार्थक जी। हाँ जी। अच्छा, तो तो 100% उनका एग्जेम्प्ट है? अभी क्या करते हैं सर, वो इनपुट लेते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उनका ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, बट कॉमन सर्विस तो हेड ऑफिस में ही है बॉम्बे तो में। कोई टैक्सेबल तो सप्लाई भी मुझे तो तो होती आपका होगी ये सर। लग रहा है, आपने जैसे बोला आपकी
आउटपुट सर्विस ही एग्जाम है, फिर तो आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, आईएसडी तो दूर की बात है। मैं भी यही कह रहा हूँ, आपको टैक्सेबल सप्लाई भी है क्या सर कोई? सर है, लेकिन वो मतलब कि थोड़ी सी है, जीएसटी नंबर ले रखा इसलिए है नंबर उन्होंने, लेना पड़ रहा है, बट रूल वो 42 इनपुट 43 अपना का रिवर्सल इनपुट करना है। अपना सारा रिवर्स कर देते हैं। सर लेना पड़ेगा, लेना ऐसे में पड़ेगा आपकी सर। थोड़ी सी भी टैक्सेबल सप्लाई आ गई तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि टर्नओवर की डेफिनेशन में एग्जेम्प्टेड टर्नओवर भी आती है। अगर आप 100% एग्जेम्प्टेड दे रहे होते फिर तो खैर आपका जीएसटी, आईएसटी तो दूर की बात है, जीएसटी भी लेना नहीं पड़ता आपको, बट यहाँ पर क्योंकि आपकी टैक्सेबल टर्नओवर जुड़ गई तो नाउ आपको हम्म। करना पड़ेगा इनफैक्ट रवि ऑनलाइन। सहगल जी बताइए, अनम्यूट करके फटाफट, 5 मिनट्स हाँ 2 मिनट्स सर, में। एक 98% टर्नओवर एक ही ब्रांच से है, गुप्ता जी कहाँ पहुंचे? या फिर हेड ऑफिस से है, और दो हाँ गुप्ता जी परसेंट कहाँ पहुंचे? हेलो, हाँ गुप्ता जी। हाँ सर। धीरज नाइन्टी जी। एट परसेंट सर्विस हेड हम्म। ऑफिस से है, हम्म। और 2% ब्रांच से है। जो ब्रांच से भी बिलिंग हो रही है वो हेड ऑफिस को ही हो रही है, हम्म। और इतना कम अमाउंट है ब्रांच का कि वो बहुत नेग्लिजिबल सी अमाउंट ट्रांसफर तो तब भी होंगी करना अगर पड़ेगा ना आईएसडी में। सर, तब भी तो लेना करना ही पड़ेगा सर। पड़ेगा। देना टर्नओवर चाहे पड़ेगा। 1% हो, 2 हो, 20 हो, 40 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपस में हो रही हो जीएसटी के लिए, वो टर्नओवर है, वो डीम सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगेगा, पंखुड़ी टर्नओवर जी। की थैंक यू, डेफिनेशन में आ थैंक जाएगा। यू, थैंक यू। हाँ जी। पंखुड़ी, पंखुड़ी मैडम। हेलो। यस मैम बताइए। सर, हाँ जी सर, आपको जो बताया था ना कि मेरा इनवॉइस मान लीजिएगा अप्रैल का है, तो आई हैव टू फाइल जीएसटीआर 6 जो है अप टिल 13 मई। तो हम्म। उसमें वही अगर 2B में वो इनवॉइस नहीं आया तो उसके हम्म। रिगार्डिंग आई थिंक आई मिस्ड इट, कि आपने क्या बोला था कि क्या करना चाहिए अभी एज ऑफ नाउ, क्या करना चाहिए? 1 महीने का डिले चल रहा है मैम, 1 मंथ का डिले चल रहा है। 1 मंथ का आपका डिले चल रहा है, इसका मतलब 1 महीने का आपको आईटीसी पास ऑन करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना आईटीसी मेरे आईएसडी के क्रेडिट में आ रहा करेक्ट। है ना? तो तो 6A में तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ना? हाँ, जितना करेगा उतना आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, पूरा तो नहीं करेगा। जैसे जैसे बिल्कुल। आता रहेगा वैसे वैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहो ऑन द पर बेसिस ऑफ वो लास्ट कहीं ना टर्नओवर। कहीं वो वही वाली बात हो गई कि जीएसटीआर 1 में आपको, जैसे हम पहले बोलते थे ना भाई, 2B में मुझे क्रेडिट दे दे भाई, 2B में मुझे हाँ क्रेडिट जी, दे हाँ दे जी। ताकि मैं उसका क्रेडिट ले लूं, इसीलिए उसको फॉलो अप करना जरूरी है कि मेरे आईएसडी नंबर में वो क्रेडिट आता रहे, ताकि हर महीने का क्रेडिट मैं अच्छे से ले सकूं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज था जो हाँ। जैसे मेरा कोई नया ब्रांच है, अप्रैल में ब्रांच ओपन हुआ, तो कोई भी प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अवेलेबल नहीं है। तो सर सेड कि अप्रैल टू जून वी हैव टू वेट, जुलाई में जुलाई का जो कॉमन आईटीसी होगा वही हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो यस। अब हम जुलाई में बैठे हैं, जुलाई का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो अब मैं उस पर्टिकुलर ब्रांच का तो क्वार्टर का Q1 का आउटपुट लूंगी, लेकिन बाकी ब्रांचेस का मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आउटपुट लूंगी, ऐसा ही होगा ना? यस। नहीं 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 नहीं, कैसे? मेरे हिसाब से तो आप Q1 का ही लोगे ना सारा। मतलब सारा ही आईटीसी Q1 का लेना है? हाँ, क्योंकि आप देखो जो एक्सप्लेनेशन है 39 के अंदर, उसमें लिखा है हम्म। डी के अंदर कि लास्ट क्वार्टर का लोगे आप फिर। लास्ट अच्छा, क्वार्टर तो का मतलब लोगे, सभी अगर लास्ट यूनिट्स, ईयर का है तो लास्ट ईयर का लेंगे, लास्ट ईयर नहीं है तो लास्ट क्वार्टर का लोगे। अच्छा तो सभी यूनिट्स का लास्ट क्वार्टर का यस। लेंगे, फिर पूरा एक साल वेट करके जब नेक्स्ट ईयर हम आएंगे तब हमें उसमें प्रीवियस ईयर का टर्नओवर मिल उसमें जाएगा? लिखा है द लास्ट क्वार्टर फॉर विच डिटेल्स ऑफ सच टर्नओवर ऑफ ऑल रिसिपिएंट्स आर अवेलेबल। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली Q1 रिप्लेस हो वो बिल्कुल जाता है ठीक। क्वार्टर बदलता जाएगा 24-25 से। Q1। हाँ। राइट। हाँ, राइट, बिल्कुल ठीक। करेक्ट। आपने उसके लास्ट बाद में कुछ हाँ ठीक है, बोला, मतलब आप कुछ Q2 बोल रहे आएगा, थे। Q3 आएगा, Q4 आएगा, इवेंचुअल। राइट। मतलब आपके पास बेसिस होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रिवर्क करनी पड़ेगी इनफैक्ट। ओके सर, ओके। रिवर्किंग तो हाँ जरूरी है, रिवर्किंग तो करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्वार्टर की कर ली, फिर सेकंड क्वार्टर हाँ। की करोगे, है ना? हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ साल के एंड में आपने एक बार में बांट दिया, एटलीस्ट हम्म। उसके बाद आपको साल के एंड में नहीं करनी कि मेरी लास्ट ईयर की टर्नओवर कितनी बनी, मतलब एक तरीके से। तो बिल्कुल फिर ठीक। तो जब नेक्स्ट ईयर अप्रैल का डिस्ट्रीब्यूट करने तो बैठेंगे तब तो टर्नओवर हमारे पास पूरे फुल ईयर का, प्रीवियस फुल फाइनेंशियल ईयर ईयर हाँ का का, होगा ना, बिल्कुल तब फिर हम लोग बिल्कुल, वापस करेक्ट बनाएंगे। फुल करेक्ट ईयर का करेक्ट ठीक है, लोगे। ठीक है करेक्ट। सर। आप ठीक एक्सप्लेनेशन ठीक पढ़ है, गॉट लीजिएगा, इट, उस पर गॉट इट सर, लिखा है थैंक यू डी सो में मच। ना। विवेक जी, कुलजीत हाँ जी। सर, वो समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर्टिकुलर ब्रांच की बात हो रही है या इन टोटल सभी ब्रांचेस की बात हो रही है, थर्ड तो लाइन में दैट मैंने वाज माय अभी फिर कंफ्यूजन। पढ़ा है, मुझे ये थर्ड लाइन में इंडिविजुअल। पढ़ना, थर्ड लाइन जो है उसमें लिखा है इनफैक्ट ये चीजें। इंडिविजुअल। हाँ। अच्छा, ठीक है, ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच। विवेक गुप्ता जी। Sir, कुलजीत सिंह जला। Vijay this side. हाँ।
सर सेम क्वेश्चन है, अगर सपोज कीजिए मेरे यहाँ ना सेल्स ऑफिसेज है, और हाँ वहां पर हमारे सेल्स ऑफिसेज का सिर्फ रेंटल जो आता है ना, हाँ उसके इनपुट आते हैं वहां पे। हाँ। उस रेंटल के इनपुट का क्या करते हैं, जो हेड ऑफिस हमारा नोएडा के अंदर है ना, हम क्रॉस चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे। लेट से मुंबई में 35 बैठे हुए हैं, और बेंगलोर में 30 बैठे हुए हैं अब तो क्रॉस चार्ज एम्प्लॉयज। लगेगा नहीं सर? सर तो मेरी जो हेड ऑफिस क्योंकि एम्प्लॉयज मेरे वहां पे बैठे हुए हैं, रेंटल मेरा वहां पे आ रहा है, तो मेरे को क्रॉस रास तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयज को सर्विसेज तो दे ही रहा हूँ मैं हेड ऑफिस से बैठ के। सर सार्थक मेरे जी। ख्याल से तो आप दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहे हो। हम्म। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो मेरे को रेंट पे इनपुट लग के आया है, हम्म। जहां पे मेरी कोई सेल नहीं है, उसका क्या होगा, पहला क्वेश्चन, राइट। जी सर। उसका जवाब मेरे पास ये है कि आप उसको क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि वो जो खर्चा है वो उसी ऑफिस का है। राइट उत्तर। सर, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना मेरे को। मैं कह रहा हूँ मेरा नोएडा में ऑफिस है एक, जो हेड हाँ ऑफिस है, हाँ। वहां पे मैं आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, और वहां पे मेरी कॉमन इनपुट आएगा जो आईएसडी में आ गया। लेट्स से कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज आ गई, लीगल सर्विसेज आ गई, XYZ। उसके बाद मेरे दो ऑफिसेज हैं, एक बैंगलोर के अंदर है और एक मुंबई के अंदर है। हम्म। मुंबई में 30 एम्प्लॉयज बैठते हैं, और बैंगलोर के अंदर 20 एम्प्लॉयज बैठते हैं, लेट्स से। तो मैं क्या करूंगा कि जो हेड ऑफिस की सर्विसेज है ना, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयज तो मेरे बैठे हैं, मैं उनको सर्विसेज भी दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर भी दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें दे रहा हूँ, तो हेड ऑफिस क्या कर रहा है, क्रॉस चार्ज कर रहा है उनको इनवॉइसेस को, तो नहीं, वहां पे अब भी ये इनपुट जा रहा है। मुझे बताओ, नोएडा में आपने आईएसडी ले लिया, वहां पर आपकी कोई सप्लाई नहीं है, राइट। इनपुट सर सर्विस आ रही है आपकी। नहीं नहीं, नोएडा से सारी सप्लाई नोएडा से ही है, सारी बिलिंग भी नोएडा से ही होती है। आपने कहा ना ऐसा आईएसडी ले लिया हमने उसको। सर नोएडा के अंदर तो मेरी इनपुट सर्विसेज भी आती हैं, और मेन हेड ऑफिस भी नोएडा से ही है, जहाँ से सारी बिलिंग होती है। जो मेरा बैंगलोर और मुंबई है, वहाँ सिर्फ सेल्स ऑफिस है, हम्म। और वहाँ पे जो इनपुट आता है, जैसे बैंगलोर में जो इनपुट आता है ना, वो सिर्फ रेंटल का आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का CGST SGST वहाँ पे आ रहा है। वेयर इज प्रॉपर्टी? सर बैंगलोर में एंड मुंबई में, तो जहाँ बैंगलोर पे। की प्रॉपर्टी यूज फॉर द बैंगलोर इटसेल्फ। यस सर, वहाँ पे इनपुट आ गया बैंगलोर तो के वहां अंदर। का आईटीसी आप यहाँ थोड़ी ट्रांसफर कर दोगे। एग्जैक्टली। लेकिन सर वहाँ जो एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं ना, कहाँ सेल्स के बैठे हैं? बंदे बैठे बैंगलोर हैं, बैठे हैं। बैंगलोर जो बैठे हैं, ठीक है, सेल कहाँ हो रही तो है? सेल्स जो हो रही है वो बैंगलोर में जो एम्प्लॉयज बैठे हैं ना, वो हम्म। सेल्स लेके आ रहे हैं, तो वो नहीं सेल्स की नहीं नहीं बिलिंग नहीं जो है नहीं वो नहीं नोएडा नहीं, से होती है। नहीं 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 ये नहीं नहीं कॉन्सेप्ट होगा गलत है, नहीं सर। नहीं। ये बड़ा मुश्किल हो गया इस पोजीशन। आप तीन चार चीजों को उलझा गए यहाँ पे। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आपका जो दो ऑफिस हैं, बैंगलोर वाले और दूसरा वाला, वहां से कोई सेल तो हो ही नहीं रही है। वहां पे जीएसटी नंबर है आपके सर पास? यही तो कंसेप्ट है आईएसडी लाने का, सार्थक जी। मैंने हाँ। टायर टू सिटी बरेली मेरठ में जा करके अपना पूरा सेल सेंटर मार्केटिंग पूरा बना दिया वहां पे पीछे जा करके, क्योंकि मेरी रेंटल कॉस्ट वहां पे कम पड़ रही है। सेल मेरी दिल्ली में हो रही है, दिल्ली में मेरी सेल हो रही है, मेरठ से यूपी से मेरी कोई सेल नहीं हो रही। बट मेरठ का आईटीसी को यूज मैं दिल्ली में थोड़ी कर लूंगा। एग्जैक्टली। वही तो मेरा पॉइंट था कि जो खर्चा है आपका वो आईएसडी तो का वहीं पे है। लाने का पर्पस ही यही है, because many peoples are using or taking or availing the ITC to another state, passing on another state, जिससे नुकसान उस स्टेट का हो गया। सर आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा थोड़ा नेट इंटरप्ट हो गया था, आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट। सो माय क्वेश्चन कि जो बैंगलोर में मेरा पास आया हुआ है इनपुट, जो आया है बैंगलोर के अंदर, हम्म। मैं क्या उसको वहाँ, दिल्ली क्योंकि में जो ट्रांसफर वहाँ नहीं से कर सकते सेल्स सर। नहीं नहीं कर कर पाएंगे सकते। क्या? नहीं लेकिन वो कस्टमर तो मेरे लिए जो लेके आ रहे हैं ना, उसकी सर, बिलिंग तो मैं कस्टमर नोएडा से ही कर सेल रहा से हूँ। मतलब है ना, यहाँ सर कंसेप्ट ही सारा सेल आप सेल का है। कर कहाँ से रहे हो? कस्टमर तो कहीं से भी लिया हो। सेल गुड्स कहाँ पे पड़े हैं आपके? नोएडा ऑफिस में पड़े हैं। सेल तो वहां से जा रही है ना। वो अलग बात है कि आप बैंगलोर ऑफिस से क्रॉस चार्ज के थ्रू एक इनवॉइस कर दोगे। ये कर राइट, सकते हो मैक्सिमम। कि आप यही अगर कर रहे हैं। ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे हो, तो वहां की आपको टर्नओवर पता रहे कि आपकी वहां पे कॉस्ट कितनी आ रही है और कितना आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि वहां का खर्चा यहाँ बांट दोगे। तो ओके, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर वहां से बिलिंग नहीं कर पाएंगे हम हेड ऑफिस को? अब क्रॉस चार्ज फॉलो ही नहीं कर पाओगे भाई 1 अप्रैल के बाद। नहीं, बिलिंग तो कर पाएंगे ना प्रवीण जी, मुझे लगता है कुछ डिफरेंस हो गया। बिलिंग तो कर पाओगे ना? राइट सर, मैं वही कह रहा हूँ, बैंगलोर ब्रांच से मैं बिलिंग कर दूंगा ये हेड पता है ऑफिस को। इनका इनका मैं वही तो कह रहा था शुरू में, इनकी जो क्वेरी है ना, क्वेरी के अंदर दो क्वेरी छुपी है। एक तो आईएसडी की, और जो आपने वो सीएफओ वाली बताई थी ना अभी, क्रॉस हम्म। चार्ज एम्प्लॉइज हम्म। वाली, वो हम्म। तो उसकी तो डीम्ड सप्लाई हम्म। कह रहे हो ना आप, शेड्यूल 1 वाली। राइट सर, तो मेरा जो बैंगलोर में एम्प्लॉयज बैठे हैं ना,
मैं वहां से एक बिलिंग करूंगा नोएडा ऑफिस को कि भाई मेरे आप एम्प्लॉइज। आप वो बिलिंग किस प्रोविजन के तहत करोगे? डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1? राइट सर। नहीं पढ़ते हो एम्प्लॉयज आप ये के वाला? सर्विसेज के। राइट, उसमें मैं बोलूंगा मैं सर्विसेज, मेरी ये ब्रांच सर्विसेज दे रही है। मैं वही किसको कहना दे रही चाह रहा है? हूँ कि आप दूसरी अभी ब्रांच कर को रहे दे हो रही ऐसा है? क्या करंटली? नहीं सर, अभी करना है मेरे को, मेरी ये ना रजिस्ट्रेशन मेरे को बैंगलोर और मुंबई का भी ले रहा हूँ मैं इस महीने। सर्विसेज सर का ये बिल कर डिस्टिंक्ट सकते हो डिस्टिंक्ट मेरे हिसाब पर्सन, से। डिस्टिंक्ट शेड्यूल 1 पर्सन। में आप आउटराइटली फॉल कर रहे हो, बट चलो एक बार शेड्यूल 1 भी मैं स्टडी कर लूंगा, वहां से आप वो बिल कर पाओगे। तो टेक्निकली होगा क्या कि जब आप इनपुट लोगे रेंट का, वो आपका यूज हो जाएगा फॉर दी आउटपुट लाइबिलिटी, राइट सर। ऐसे ट्रांसफर होगा, है ऐसे ना? ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। अब बट एक बार मुझे शेड्यूल 1 देखना पड़ेगा, अभी शेड्यूल 1 है नहीं सामने। सो कोई एक इशू बार नहीं, मैं मैं चेक करता परवीन हूँ। सर को मैसेज डाल दूंगा। सर हाँ एक हाँ, बार विल आपसे तो अपडेट। बात होती है मेरी, हम्म। तो मैं एक बार आपको बता दूंगा प्रवीण जी, मैसेज पे। इनका क्वेश्चन ये है कि शेड्यूल 1 जो है ना, वो मैं अप्लाई करा के इनपुट ट्रांसफर कर दूं, मतलब ये पॉइंट है इनका। सर ऐसा देखा जाए, अगर गवर्नमेंट की नज़र से देखा जाए, जो मैंने मेरठ वाला एग्जांपल लिया था, तो मैं तो सबको ही आईटी सबको ट्रांसफर करता रहूँगा, सबको सही ही बात। कर दूँ। हाँ जी कुलजीत जी। गुड इवनिंग सर। जी सर। वो मेरा वाला क्वेश्चन था, वो मुंबई हेड ऑफिस एक है, अच्छा और बताइए, बाकी एक्सप्लेन एक कीजिए। गुजरात में एक ओनली वन यूनिट दे आर हैविंग। हम्म। एवरीथिंग expenses are booked at GST number of Gujarat. हम्म। Only 3-4 persons are sitting at Bombay head office. So is it necessary or for the ISD registration or other reason? आपका सार्थक मुंबई में जीएसटी नंबर है? नहीं, नहीं है सर। नहीं है? नहीं, उनका सालों से इधर एक ही यूनिट है और उधर ही काम कर रहे तो हैं। फिर तो मुझे लगता नहीं आपके ऊपर आईएसडी की कोई कंप्लाइंस आएंगी, क्योंकि आप सेक्शन 22 में ही नहीं फंस रहे। सेक्शन 22 ये बोलता है कि जहां से सप्लाई करोगे वहां पे जीएसटी ले लो एक तरीके से। अब जी। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हेड ऑफिस दूसरे स्टेट में बना के बैठी हुई हैं, जहाँ टेक्निकली कुछ काम नहीं हो रहा है, एक दो एम्प्लॉयज बैठे हैं इनफैक्ट, तो क्योंकि दूसरे का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है इनफैक्ट। जी जी तो मुझे तो लगता नहीं आईएसडी आएगा, लेकिन मेरा पॉइंट ये होगा कि सेफर साइड पे अगर आप आईएसडी ले लें और हम्म, 3-4 की बिलिंग वहां से करा दें, मतलब कॉमन इनपुट सर्विसेज की, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो एटलीस्ट कल को प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये एक ऐसा इशू है, ग्रे एरिया, जहां पर डिपार्टमेंट दोनों व्यू ले सकता है इनफैक्ट, मैं आपको बताऊं। जी जी। भाई टेक्निकली डिपार्टमेंट वो ये लेगा ही, बोलेगा आपका। काउंटर रिव्यू तो लेगा ही। हाँ मतलब क्योंकि अभी तक तो क्लियर था कि मेरे को सप्लाई मैं नहीं कर रहा, तो मैं जीएसटी नंबर नहीं लूंगा इनफैक्ट अपने वो वाले स्टेट के लिए, और आप हम्म, सारी बिलिंग यहाँ करा रहे हो। तो जी मेरी एक एडवाइस ये होगी, सेफर एडवाइस, कि आईएसडी ले लो वहां पे, जी। और वही कॉमन इनपुट सर्विस की बिलिंग करवा के आगे कर दो, मतलब तो क्योंकि यहाँ आपकी पे। एक ही ब्रांच है, आपको सिर्फ लेना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस यस ट्रू। अनलाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं होगा आपका। जी। सो बेटर टू टेक आईएसडी। Yeah, I also suggested them to take safer यस side. इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल सर। Yeah, yeah. Okay, thank you. थैंक यू। सो आई होप कि एवरीथिंग। हाँ, रॉकी का एक लास्ट ले लेते हैं, किसी का कुछ रह गया हो क्वेरी का तो आप प्लीज लिख लेना। विल एग्जेम्प्ट एंड नॉन जीएसटी सप्लाई और ओनली टैक्सेबल टर्नओवर बी कंसीडर फॉर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन? रॉकी जी आप लेट आए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सार्थक जी बता चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए है, कॉमन इनपुट सर्विस होनी चाहिए। Sir, my inward service is reflecting in ISD in April, but I get the bill from vendor only in June. So this is okay if we distribute credit in June. How will the credit be reflected till June? सर ये पहली लाइन जो थी, माई सर्विस इज रिफ्लेक्टिंग इन आईएसडी इन अप्रैल, बट बिल जून से आएगा। हाँ तो आप पहले ले लो उसको, अच्छा, सो मैं बाद में तो ले प्रीवियस नहीं ईयर। पाओगे। Sir, invoice receive नहीं हुए? मैं बिना बुक्स में बुक किए कैसे ले लूं सर? नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि आईएसडी के अंदर बाद में लेने का तो पॉइंट ही नहीं है। आप नहीं, जितना आया उससे ज्यादा कभी ले ही नहीं पाओगे। जिससे आए उससे ज्यादा ले नहीं सकते, और टैक्स इनवॉइस एग्जैक्टली रिसीव सर। होना चाहिए सो मेरे इन या पास। तो उसको वो रिवर्सल में दिखा के क्लेम अर्लियर दिखा देना, बाद में 3B में ये कर सकते हो। टेम्परेरी रिवर्सल करके फिर वापस क्लेम करना हाँ सर। राइट, हाँ हाँ राइट, हाँ हाँ राइट। हाँ, ठीक है। उसका सोल्यूशन ये दिखता है बिल्कुल। ओके सर, लीगली एज ऑफ नाउ दिस इज द ओनली पॉसिबल। यस यस हाँ यस। लीगली इसका इस बारे में अभी कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी नहीं आई है, मतलब लॉ इज साइलेंट ऑन दिस इशू। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। Anyway, thank you everyone, and again thanks to Mr. Sathagat, our friend, for giving the wonderful deliberation.
एंड वी होप सो कि हम साथ में मिलकर के इस तरीके की सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे नए टॉपिक के साथ। सो नेक्स्ट फ्राइडे हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा सर, और बाकी सभी मेंबर से भी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम सेम डे हम कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा आपके लिए कुछ और नई बातें। हमें भी अच्छा लगता है आप आए, इतने हाई नंबर्स में आपने ज्वाइन किया। अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी उसको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सारथा जी, मिलते हैं ओके ज़रूर। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच इतना बढ़िया से वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए। होपफुली नए नए टॉपिक्स ढूंढेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। या श्योर। हाँ जी, ओके, थैंक यू।